Goal, nation's leading institute. So hello everyone watching me, all the legendary students. I am back here with a very important discussions of NTA questions. We are standing, I am being the part of great grand platform of the India, Goal Institute. We as a team are going to discuss almost each and every questions of the NTA questions, whether it is from physics, whether from chemistry or whether from biology. I am here to discuss all the questions from biology, that is botany and zoology. Myself, Dr. Sajikant Bhatt. I passed my MBBS with all India rank of 476 and will discuss both botany as well as zoology questions. Now let me tell you something very interesting. The questions which is being analyzed by myself, which is being asked in your NTA exam every time, these questions are really very fruitful to you people. These questions are really very high yielding points. And the best part is that these questions are covering almost each and every chapter of the NCERT. Okay, so it's a complete package for your revision of 11th and 12th biology in a short duration of time. So stay tuned with the Goal application. I'm just going to start our questions of NTA. Okay, now take care. So welcome all the champions, welcome all my dear students. We are back here for the discussion of NTA practice set 2 biology. ठीक है, तो 90 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बिकॉज 90 क्वेश्चंस, तो मैं इस तरीके से डिस्कस करूंगा कि कम टाइम में आपको 90 क्वेश्चंस का नॉलेज हो जाए बढ़िया से. और बच्चा एक बात दिमाग में सेट कर लो, दिस इज नॉट ओनली 90 क्वेश्चंस, रादर इट इज रिवीजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट और रादर इट इज रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स एट वन टाइम. एक घंटे में विद इन 1 आवर आपको पूरा बायो का रिवीजन हो जा रहा है. तो ध्यान से देखना, थोड़ा फास्ट रहना, बिकॉज अगर इसमें मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा कम्बरसम हो जाएगा. तो अपन 1 घंटे के डिस्कशन में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. एंड रिमेंबर वन थिंग अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज एनटीए नीड प्रैक्टिस सेट सेकंड. ठीक है, प्रैक्टिस सेट सेकंड इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन बिहाफ ऑफ गोल इंस्टीट्यूट विच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म ऑन द इंडियन प्लेटफॉर्म. ओके, तो यहां पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. सी यू कैन सी ऑन आवर क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज embryogenesis is the process of development of embryo from the zygote. During this process, zygote undergoes, first option is meiosis, second is cleavage, third is cell differentiation, and fourth is both cleavage and cell differentiation. So let me tell you, this is your first question. This is your first question. और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि what is all about embryogenesis ना. तो बच्चा सी, इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ऑल अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस. ये एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है? तो कुछ नहीं है, आपको समझना पड़ेगा. जाइगोट, जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, व्हेन दिस जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. समझ रहे हो? अब देख, जाइगोट इज सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, समझ रहे हो ना. तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, द प्रोसेस इज एम्ब्रियोजेनेसिस. जाइगोट सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर हो गया, और जो एम्ब्रियो होता है वो मल्टी सेलुलर है, और उसमें ऑर्गन्स के बड भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ऑर्गन्स का छोटा छोटा फॉर्म भी बनना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये सिंगल सेल्ड है, और यहां पे तुम देखोगे तो ये एक छोटा सा ऐसे एम्ब्रियो देखेगा जहां पे छोटे छोटे ऑर्गन्स और बहुत सारे सेल्स का कलेक्शन हो जाएगा. यानी तुम क्या देख रहे हो, एम्ब्रियो बनने में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है कि नहीं है. एक तो क्या हुआ, सेल्स का नंबर इंक्रीज किया, और दूसरा क्या हुआ, यहां पे ऑर्गन्स का डिफरेंशिएशन हो गया, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया. सो आई एम टेलिंग यू माय ऑल द चैंपियन स्टूडेंट्स, यू कैन सी एम्ब्रियोजेनेसिस में व्हाट हैपेंस, जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, और इसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है. इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्वड है. द फर्स्ट वन इज सेल नंबर इज इंक्रीज्ड एंड सेकंड इज ऑर्गन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. ओके, अब देखो, जो सेल का नंबर इंक्रीज करता है, it occurs with the help of a special type of division and that is known as cleavage division. तो ये एक स्पेशल टाइप के डिवीजन से अकर होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, क्लीवेज डिवीजन. तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो क्लीवेज डिवीजन होता है ये सेल के नंबर को बढ़ाएगा, और ऑर्गन के फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो सेल होगा या टिश्यू होगा, उसके पास एक फंक्शन तो आ जाएगा, लेकिन उसके पास से डिवीजन का पावर चला जाएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. एंड क्लीवेज इज व्हाट, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन.
तो क्लीवेज जो होता है ये एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, नेचर में आज तक 3 टाइप का डिवीजन ही क्लासिफाई किया गया है। इन नेचर, पूरे सिस्टम में, पूरे बायोलॉजी वर्ल्ड में अभी तक 3 टाइप का डिवीजन डिस्कवर किया गया है। एक डिवीजन को अपन क्या बोलेंगे, तो एक डिवीजन को अपन एमाइटोसिस बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, और जो एक और होता है उसको हम लोग बोलेंगे मियोसिस। बाकी तुम जितना टाइप का डिवीजन देखोगे, ऑल द टाइप्स ऑफ डिवीजन जो होते हैं इन तीनों के ही मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसा तुमने सुना होगा पेरी क्लिनिकल, एंटी क्लिनिकल, सक्सेसिव, साइमल्टेनियस, दिस ऑल टाइप्स ऑफ डिवीजन आर एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ, यही तीनों टाइप के डिवीजन के ही सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। सो ऑन द होल व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि नेचर में अभी तक 3 टाइप का डिवीजन क्लासिफाई किया गया है, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो दिस क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ, it is a type of mitosis division। अच्छा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तुम्हारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन भी आता है क्लीवेज से कि व्हाट इज ऑल अबाउट क्लीवेज। तो अपने क्लीवेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है ना। सो रिमेंबर व्हेन यू टॉक अबाउट दिस क्लीवेज, तो हम क्लीवेज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें यह बताया कि एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होगा, क्लीवेज और डिफरेंशिएशन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, the correct answer is option 4। as you can see the correct option is both cleavage and cell differentiation। थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर दे रहा हूं क्लीवेज के बारे में, ठीक है, ओके। सो सी व्हाट इज ऑल अबाउट क्लीवेज ना, क्लीवेज क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखोगे इसको। सो यू कैन सी व्हाट इज ऑल अबाउट क्लीवेज। देखो, जैसे ये भी एक तरह का माइटोसिस है। अब इसमें और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, जैसे सपोज करो कि यहां पे हमने एक सेल को ड्रॉ किया, सपोज यहां पे हमने एक सेल को ड्रॉ किया और यहां पर भी हमने एक सेल को ड्रॉ किया। ये जब डिवाइड करेगा तो इसके डिवीजन से क्या होगा, 2 सेल बनेंगे, और इन दोनों सेल को अगर तुम देखोगे तो इन दोनों सेल का जो शेप एंड साइज होगा ये अपने मदर सेल से बराबर होगा। समझ रहे हो ना हम क्या तुम्हें डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखोगे कि जो क्लीवेज में जो डाउटर सेल्स बनते हैं, क्लीवेज में जो डाउटर सेल्स बनेंगे, डाउटर सेल और मदर सेल और डाउटर सेल्स का जो साइज होता है एक बराबर होगा, ठीक है। लेकिन क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज में तुम देखोगे ये क्या तुम्हारा है, माइटोटिक डिवीजन है। माइटोटिक डिवीजन में मदर सेल और डाउटर सेल्स का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। क्लीवेज में क्या होगा कि यहां पर जो डाउटर सेल्स है उसका साइज डिक्रीज करता है। सो व्हाट हैपेंस, यहां पे साइज ऑफ डाउटर एंड मदर सेल्स क्या होगा, कांस्टेंट, या यू कैन से सेम। यहां पे क्या होगा, डाउटर सेल स्मॉलर देन मदर सेल। समझ में आ गया ना। एंड ऑलवेज रिमेंबर क्लीवेज डिवीजन इज ओनली एंड ओनली डिफाइंड फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बस एम्ब्रियोनिक और जाइगोट के डिवीजन को ही अपन क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, बोथ क्लीवेज एंड सेल डिफरेंशिएशन। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट you can see on the question paper, the next question is what, most diverse micromolecule, most diverse micromolecule found in the cell, ठीक है, most diverse micromolecule found in the cell both physically and chemically। it means what, कि इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इस चारों ऑप्शन में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स में ऐसा कौन मॉलिक्यूल है जो ज्यादा एबंडेंट भी है और जिसका बहुत सारा डाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारा फॉर्म भी है। समझ रहे हो ना। सो आपको क्लियर कर दिया, सबसे इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर विल बी प्रोटीन। वाई प्रोटीन, क्योंकि तुमको पता है कि प्रोटीन ही एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो एंजाइम के फॉर्म में भी अपीयर होगा, प्रोटीन ही एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो हार्मोन्स के फॉर्म में भी अपीयर होता है, और प्रोटीन ही ऐसा बायोमॉलिक्यूल्स है जो कैटालिटिक रिएक्शन कराने के साथ साथ स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। सो प्रोटीन एक छोटा बायोमॉलिक्यूल बहुत डिफरेंट फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट इज व्हाई मोस्ट डाइवर्स इज व्हाट, प्रोटीन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन, आंसर इज प्रोटीन। आंसर इज प्रोटीन। अब थोड़ा सा चुपके से एक बात मैं तुम लोगों को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन आता है बहुत बारी तुम्हारे एग्जाम में, वन लाइनर, यानी कि देखते आंसर मारोगे तुम लोग हिट करोगे। मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल, मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कौन सा है बच्चा, मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इज व्हाट, सेलुलोज। सबसे मोस्ट एबंडेंट सेलुलोज होगा, ठीक है। ये कुछ छोटा मोटा पॉइंट मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इज व्हाट,
मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन के बारे में अगर बात करोगे तो कौन सा हो जाएगा बच्चा? फटाफट जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। यस यस यस, द करेक्ट आंसर इज रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम जो कैटलाइज कराता है डार्क रिएक्शन। ओके, एंड मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में देखो ओवरऑल मोस्ट एबंडेंट कौन है? प्रोटीन। और बायोमोलिक्यूलर मोस्ट एबंडेंट कौन होगा? सेलुलोज। प्रोटीन में मोस्ट एबंडेंट कौन है? रुबिस्को। एनिमल में मोस्ट एबंडेंट कौन सा हो जाएगा? कोलाजन। ओके, तो एनिमल में मोस्ट एबंडेंट इज व्हाट? यस, इट इज कोलाजन। ठीक है, हमारा 2 क्वेश्चन देखो फटाफट कंप्लीट हो गया। ओके फाइन, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बॉटनी एंड इट इज व्हाट? द एलिमेंट, यस, द एलिमेंट which helps in oxygen evolution in the process of photosynthesis. क्वेश्चन है आपका, द एलिमेंट विच हेल्प्स इन ऑक्सीजन एवोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके फोटोसिंथेसिस से है, ये क्वेश्चन आपके फोटोसिंथेसिस टॉपिक से है, और बिकॉज यहां पे ये ऑक्सीजन एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? लाइट रिएक्शन के बारे में। इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? लाइट रिएक्शन के बारे में। और आपको पता है कि हमारे पास 2 टाइप का लाइट रिएक्शन होता है यार। द फर्स्ट लाइट रिएक्शन इज साइक्लिक लाइट रिएक्शन, एंड सेकेंड इज नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। और आपको ये बात पता है कि नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन अगर आपको याद होगा, जो साइक्लिक लाइट रिएक्शन होता है इसमें फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम 2 के साथ साथ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। और आपको यह भी याद होगा कि फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है? फोटो सिस्टम 2 में थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। रिमेंबर, ये मान लो कि मैंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया, इस क्लोरोप्लास्ट में यहां पे हमने थाइलाक्वाइड को डिस्कवर किया, तो इस थाइलाक्वाइड में जो थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन है, इस थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन में यहां पे फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है। और इसी जगह पे क्या होता है कि स्पेशल रिएक्शन जिसको अपन बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और इसी फोटोलिसिस ऑफ वाटर में ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है। और इस फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इस ऑक्सीजन एवोल्यूशन, जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, वो ऑक्सीजन इवॉल्व होने में कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा? आपका ऑप्शन है जिंक एंड मैंगनीज, नहीं होगा। सेकंड है मोलिब्डेनम क्लोराइड, ये भी नहीं होगा। थर्ड इज बोरोन एंड मैग्नीशियम, ये भी नहीं होगा। फोर्थ वन इज क्लोराइड एंड मैंगनीज। ये सबको पता है कि अगर आपको याद होगा तो ये जो थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन के पास ये जो रिएक्शन हुआ था, वाटर ब्रेकिंग रिएक्शन, तो आप याद करोगे तो यहां पे 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इवॉल्व हुआ था। और यही ऑक्सीजन के एवोल्यूशन की वजह से हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, और इसी रिएक्शन को कैटलाइज करता है आपका मैंगनीज और क्लोराइड। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन 4th। क्लियर? फोर्थ इज व्हाट? क्लोराइड एंड मैंगनीज। तो फोर्थ ऑप्शन इज क्लोराइड एंड मैंगनीज। तो जो फोर्थ ऑप्शन आपने देखा वो क्या हो जाएगा? क्लोराइड और मैंगनीज। आई होप यहां तक समझ में आ गया, बोलो। वेरी गुड, फाइन, ओके। नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल्दो मच CO2 इज कैरिड इन द ब्लड, ओके, येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक। यस, बहुत ही, ये देखो, बहुत ही डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। बहुत सारा तुमको पता ही, ऑब्वियस बात है, हमारे बॉडी में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। आप जब वर्क करते हो तब भी हाई होता है। हाइपोक्सिक कंडीशन होगा, जब आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तब भी CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में हाई होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपके ब्लड में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, फिर, और आपको पता है कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड में है, लेट मी कम टू द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं आपको बता ही दे रहा हूं यहां पे इसका पूरा क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमारे ब्लड में CO2 हाई है, तो CO2 अगर ब्लड में ज्यादा होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिंपल सा बात है। हमेशा याद रखोगे, अगर ब्लड में CO2 ज्यादा होता है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं 4 नंबर ऑफ नीट अभ्यास प्रैक्टिस सेट 2 बायोलॉजी, ओके। सो CO2 अगर ब्लड में ज्यादा है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड टूटेगा प्रोटॉन में, और ये टूटेगा बाइकार्बोनेट में। इस प्रोटॉन की वजह से pH क्या हो जाता है? एसिडिक। इसका मतलब आज के बाद आपको क्या समझना है? आज के बाद आपको यह समझना है कि ब्लड में
ब्लड में अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू विच टाइप ऑफ पीएच, तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू एसिडिक पीएच। फिर भी हमारा पीएच एसिडिक नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। क्यों नहीं होगा? देयर इज ओनली वन रीजन, बिकॉज इन ब्लड क्यों ऐसा एसिडिक नहीं हो पाता है? क्योंकि आपके ब्लड में एक स्पेशल केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं बफर्स। समझ रहे हो ना? लेट मी टेल यू, केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिर मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर। तो बच्चा याद रखोगे, बफर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो थोड़ा बहुत भी पीएच चेंज होता है तो वापस उसको नॉर्मलाइज करता है। ओके, तो बफर्स आर दो सब्सटेंसेस which normalizes slight change in pH। ठीक है, तो इस बफर्स की वजह से थोड़ा बहुत अगर एसिडिक और बेसिक हो भी जाए फिर भी हमारा पीएच कांस्टेंट रहता है। किसकी वजह से? बफर की वजह से। समझ रहे हो? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि व्हाट आर द बफर्स। एग्जांपल क्या है बफर्स के? तो याद रखना, ब्लड बफर्स का जो एग्जांपल है वो H2CO3 होगा और ये होता है बाइकार्बोनेट। समझ रहे हो ना? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड व्हाट इज द नॉर्मल पीएच? जो नॉर्मल पीएच हमारे ब्लड का है वो 7.35 से लेके 7.4 होगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो बफर्स, इनका कोशिश ये रहता है कि हमारा पीएच 7.35 से 7.45 के बीच में रहे। सो नाउ यू चैंपियंस टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर ये होगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, इन CO2 ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मैंने आपको बताया कैसे करेगा। इन दोनों की मदद की वजह से थोड़ा सा भी चेंजेस होगा पीएच में तो उसको क्या करेगा? ये नॉर्मलाइज करके यहां तक ले आएगा। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। प्लीज गिव मी योर फीडबैक। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप बताओ सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं। और मैं चीजों को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। डोंट फॉरगेट, ये डिस्कशन नहीं है, ये पूरे बायो का शॉर्ट टाइम में रिवीजन है, कंप्लीट बायो का। ओके, सो दिस वाज आवर फोर्थ क्वेश्चन ना। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। तो अपन अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे देखेंगे। व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन? यस, द फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, द क्वेश्चन फिफ्थ इज व्हाट? द साइंस ऑफ रियरिंग मींस पालना, फीडिंग, समझ रहे हो, खाना खिलाना, केयर, ख्याल रखना, ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन कराना, एंड यूटिलाइजेशन, यूज करना ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं? तो ऑब्वियसली अब देखो इसमें ये पूछा रियरिंग, फीडिंग, केयर, ब्रीडिंग एंड यूटिलाइजेशन। इसमें चार ऑप्शंस हैं। तुमको कंफ्यूजन किसमें होगा? वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री। आपको कंफ्यूजन होगा वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री में। क्यों? क्योंकि पोल्ट्री का मतलब होता है डेयरी फार्मिंग और फोर्थ ऑप्शन भी सेम दिया हुआ है, डेयरी फार्मिंग, डेयरी साइंस दिया हुआ है। तो फर्स्ट और फोर्थ तो हो नहीं सकता है। तो आप हमेशा याद रखो, जब एग्जाम में क्वेश्चंस को हिट करते हो ना, तो क्वेश्चन हिट करने के पहले तुम सबसे पहले ऑप्शंस को एक्सक्लूड करना स्टार्ट करो, ऑप्शंस को दूर भगाना स्टार्ट करो। जब एक या दो ऑप्शन बचेगा तब तुम्हारे लिए आसान हो जाता है चीजों को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो डेयरी और पोल्ट्री तो होगा नहीं, बिकॉज ये एनिमल्स के बारे में बात कर रहा है, बस बफेलोज और कैटल्स के बारे में बात तो कर नहीं रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री। वेटनरी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कहीं भी रिसर्च वर्क नहीं लिखा हुआ। रिसर्च जब होता तो वेटनरी होता है, यहां पे सिंपली उनको पालना, पोसना, उसका यूज करना, इसको क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ फिफ्थ? तो द आंसर इज व्हाट? थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी, एंड इट इज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, हमारा पांच क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट हो गया। वेरी गुड। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज दैट? ये थोड़ा क्लिनिकल क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। जो नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन हमारा है, ये सिक्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। तो लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन को जानने से पहले तुम लोग नॉर्मल सा बात हम बताते हैं। जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, आपको पता है ब्लड प्रेशर का रेशियो क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू होता है बच्चा, ये 100 to 140 तक नॉर्मल है। ऑलवेज रिमेंबर, 120/80 जो पढ़ते हो, दैट इज अ वेग डाटा। ऐसा नहीं, 120/80 इज प्रेजेंट इन 30 to 40% ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन जो नॉर्मल डाटा इट इज हाउ मच? 100 to 140 mmHg, ये सिस्टोलिक है। और डायस्टोलिक होता है 60 to 90 mmHg। ये एक एवरेज डाटा है, समझ रहे हो? तो अब ऑप्शन पढ़ो,
130/90 is considered high. No, it is not. It is normal. देखो मैंने डिस्कस किया फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड, 100/55 is considered an ideal blood pressure. देखो ये इसमें क्या है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 100 तो सिस्टोलिक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, डायस्टोलिक तुम देखोगे तो 55 है. तो 5 mmHg लो होने से ज्यादा फर्क बॉडी को नहीं पड़ता है. अगर ये 30, 20, 40 होता और अगर तुम्हारा सिस्टोलिक हो जाता है कितना 70, 40, तब हमारे लिए डेंजरस था. तो ये नियर अबाउट बॉर्डर लाइन पे, ये भी नॉर्मल एक तरह से है. थर्ड वन इज 105/50 mmHg मेक्स वन वेरी एक्टिव. नो, लो बीपी में तो और इंसान इनएक्टिव हो जाता है. फोर्थ वन इज 100/90 एंड 110 mmHg. अब जो तुम फोर्थ ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन फोर्थ, इसमें बीपी दिया हुआ है 190/110. बड़ा ये ऑब्वियस बात है, इट इज वेरी हाई ब्लड प्रेशर. और जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये हाई ब्लड प्रेशर अगर आप देखोगे क्वेश्चन में मेंशन है दिस हाई ब्लड प्रेशर 190/110 mmHg हार्म वाइटल ऑर्गन्स, दैट इज ब्रेन एंड इट इज वेरी ट्रू. यस, ट्रू आंसर है. क्यों? क्योंकि आपको हम बता दें कि आपका ब्लड सप्लाई ब्रेन और किडनी में तो होता ही है. अब अगर हाई ब्लड प्रेशर, देखो हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर का मतलब, ये तो हम लोग सिंपली क्लिनिकली पढ़ते हैं ना. हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि वो आपके ब्लड वेसल्स पे जोर से प्रेशर लगाएगा. और अगर ब्लड वेसल पे जोर से प्रेशर रहेगा तो ब्लड वेसल रैप्चर भी हो सकता है. और ब्लड वेसल रैप्चर होगा तो ब्लड आसपास क्या हो सकता है? डिफ्यूज हो जाएगा, गिर जाएगा आसपास बॉडी टिश्यू में, क्लॉट बनाएगा. एंड दिस क्लिनिकल कंडीशन इज नोन एज हैमरेज. ओके, सो क्या बोलेंगे? हैमरेज बोलते हैं. तो ऐसा नहीं कि बस ब्रेन और किडनी डैमेज होता है, इसके साथ साथ लंग भी डैमेज हो सकता है, लिवर भी हो सकता है. क्योंकि बीपी हाई तो हर एक ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है. बट बिकॉज हमारे बॉडी में ब्रेन और किडनी वाइटल ऑर्गन्स है, तो इसलिए इसके बारे में दिया. बट एनीवे, व्हाट आई मीन टू टेल इज दैट कि अगर बीपी हाई है तो उसके हैमरेज होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ब्लड वेसल रैप्चर होगा. और अगर ब्लड वेसल रैप्चर होगा तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू व्हाट? डिजीज. एंड क्या होगा? लोग अनकॉन्शियस होकर गिर भी जाएंगे. और ये तुमको एक बात हम बताते हैं, हाई बीपी जब होता है किसी भी इंडिविजुअल में, तो ब्रेन में हाई बीपी की वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है रैप्चर कर जाते हैं. और जब ब्रेन में ब्लड वेसल्स रैप्चर करता है, इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं ब्रेन हैमरेज. यस, दिस क्लिनिकल कंडीशन इज नोन एज ब्रेन हैमरेज. और इसका एक और नाम है CVS, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, और इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रोक. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फोर्थ, हाई बीपी. है बीपी डेफिनेटली, ये बीपी हाई है तो अफेक्ट तो करेगा वाइटल ऑर्गन्स को. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? 4. क्लियर? तो हमारा 6 क्वेश्चन फटाफट डिस्कस हो गया. वेरी गुड बच्चा. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. सी, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? बड़ा इजी क्वेश्चन है ये. तुम देखो ये क्या है क्वेश्चन. एक डीएनए का बेस सीक्वेंस दे रखा है, पूछ रहा है कि भाई चल बता दे उसका कॉम्प्लीमेंटारिटी क्या होगा. आपने पढ़ा होगा चारगाफ रूल्स, A पेयर्स विद T, G पेयर्स विद C. उसके बेसिस हम बना लेंगे अपना. तो आप ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का क्वेश्चन. ये पूछा गया है कि डीएनए के एक सीक्वेंस में जो नाइट्रोजिनस बेस जो है वो कैसा है? G है, C है, A है, T है और G है. ठीक है, डीएनए के एक सीक्वेंस में ये है. मान लो कि ये 5' to 3' कुछ भी हो सकता है. क्वेश्चन ये पूछा है कि चलो ये बता दो कि 3' to 5' में क्या होगा. सिंपल सा बात है भाई. G किसके साथ पेयर करता है? C के साथ C होगा यहां पे. C किसके साथ पेयर करेगा? G के साथ G हो जाएगा यहां पे. A किसके साथ पेयर करेगा? T के साथ, थाइमिन के साथ. T किसके साथ पेयर करेगा? A के साथ. ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. G किसके साथ पेयर करेगा? C के साथ. सो दिस इज द करेक्ट आंसर ना. आप ऑप्शन देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस कर रहा हूं. द ऑप्शन इज सेकंड, CGTAC. सो व्हाट इज द आंसर? यस, आंसर इज सेकंड. क्लियर? ऑल क्लियर? वेरी गुड. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ध्यान से समझना. जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दैट इज योर व्हाट? व्हिच क्वेश्चन? दिस इज योर 8 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन पूछा है कि कॉलर सेल्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसेल इन व्हाट? द फर्स्ट ऑप्शन इज जेलीफिश. जेलीफिश हो नहीं सकता क्योंकि जेलीफिश नाइडेरिया फैमिली का बिलोंग करता है. और ये बिकॉज पूछा है कॉलर सेल्स और स्पॉन्जी सेल, तो ये फाइलम पोरीफेरा है.
ओके, दिस इज फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में स्पॉन्जोसेल प्रेजेंट होता है। कॉलर सेल्स तो जेलीफिश में जो फाइलम पोरीफेरा है उसमें कौन प्रेजेंट होगा? साइकोन होगा। जेलीफिश नाइडेरिया से है, टीनिया टेपवर्म से है। पाइला के बारे में बात हो रही तो ये एप्पल स्नेल बोलते हैं जो ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। तो आपको क्वेश्चन पहचानना है। क्वेश्चन पूछा है कॉलर सेल। कॉलर सेल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज कोएनोसाइट्स। आपको ये बात अच्छे से पता है कि ये जो कोएनोसाइट्स होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है? फाइलम पोरीफेरा में। और ये क्या होता है? अगर तुम फाइलम पोरीफेरा के पूरे बॉडी को बनाओगे तो फाइलम पोरीफेरा का पूरा बॉडी ऐसा दिखेगा। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसेल। और इस कैविटी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसमें तुमको एक ऐसा सेल भी मिलेगा। और ये जो सेल ऐसा देखोगे, ये सेल को हम लोग बोलते हैं, ये जो सेल जो तुम सेल देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर सेल। और यहां से जो स्ट्रक्चर निकला हुआ इसको अपन बोलते हैं फ्लैजेला। और ये किसमें प्रेजेंट है? फाइलम पोरीफेरा। और फाइलम पोरीफेरा का एग्जांपल इसमें क्या है बच्चा? तुम ध्यान से देखो, साइकोन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज साइकोन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा हो गया क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज योर 9th क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन। यस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ध्यान से देखिएगा। चूज द ऑप्शन दैट इज शोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन ईच साइकिल ऑफ पीसीआर। पीसीआर के बारे में पूछा है, कुछ नहीं करना है यार, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा। पीसीआर दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहां यूज होता है? मोस्ट कॉमनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। तो ये यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं? सिंपल सा स्टेप याद रखोगे, जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें। याद रखना डाई, 3 स्टेप इसमें यूज करते हैं अपन। द फर्स्ट वन डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन इज अकर्ड एट व्हाट टेम्परेचर? ये याद रखना है। तो इट अकर्स एट 90 to 98 डिग्री सेल्सियस। यहां पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अपन अलग करेंगे। द नेक्स्ट वन इज एनिलिंग। एनिलिंग इज व्हाट? डीएनए स्ट्रैंड के साथ प्राइमर ऐड करते हैं। तो इट इज व्हाट? एनिलिंग किस टेम्परेचर पे होता है? 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ये समझ रहे हो, काम बन गया हमारा। थर्ड इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन किस टेम्परेचर पे होगा? एक्सटेंशन अकर्स एट 72 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रोसेस में एक एंजाइम स्पेशल होता है, दैट इज नोन एज टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज क्यों बोल रहे हैं बच्चा? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारा जो इवेंट हो रहा है वो हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। यस, और हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहने वाला पॉलीमरेज नाम है उसका थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज। क्यों? थर्मस एक्वेटिकस इज अ बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है जहां से एंजाइम मिला, और ये बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर। तो इसका मतलब इसका एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करेगा। तो इसीलिए पीसीआर में 3 इवेंट हम लोग को समझ में आएगा। डीएई, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। आप ऑप्शन देखो ध्यान से, आपको कौन सा ऑप्शन दिखेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज डीनेचुरेशन, प्राइमर, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा था, याद हो गया। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 10th क्वेश्चन। यस, व्हाट इज द 10th क्वेश्चन? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, question is in which of the following reactions of glycolysis a molecule of water is removed from the substrate? इसमें से किस रिएक्शन में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है? तो देखो इसमें केमिकल रिएक्शन, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसको कैसे समझोगे? इसको थोड़ा केमिस्ट्री का एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। क्यों? तो ध्यान से अगर आप देखिएगा यहां पे तो आपको क्या समझ में आ रहा है। एक जो 4th ऑप्शन तुम देखोगे वो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोएनोल पाइरुवेट में। समझ रहे हो? फर्स्ट ऑप्शन तुम देखोगे तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1 फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। वहां पे सिंपली एक फॉस्फेट ग्रुप का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, वहां पे वाटर का मॉलिक्यूल निकल नहीं रहा है। सेकंड में एक एल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब एक एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, वहां भी वाटर नहीं निकलेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। थर्ड इज फॉस्फोएनोल पाइरुवेट, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। एनोल से एसिड बन रहा है, तो एनोल से एसिड बनने में वाटर का गेन होता है, लेकिन जब एसिड से एनोल बनता है तो वाटर का लॉस होता है। 4th ऑप्शन तुम देखोगे तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोएनोल पाइरुवेट। यानी क्वेश्चन नंबर 10 में जो ऑप्शन 4 है, यहां पे एक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एनोल में
और यहां पे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो यस, द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ. सो द आंसर इज फोर्थ. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो ये हमने अपने 10th क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया. द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन आप देखो. द क्वेश्चन इज द सेल जंक्शंस कॉल्ड टाइट, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस आर फाउंड इन. तो टाइट जंक्शंस को अपन बोलते हैं जोना ओक्लूडेंस, एडहेरिंग जंक्शंस को अपन बोलते हैं डेस्मोसोम. समझ रहे हो? तो जो क्वेश्चन जो 11th पूछ रहा है वो पूछ रहा है टाइट जंक्शन, ठीक है, या आपसे पूछ रहा है एडहेरिंग जंक्शन, या आपसे पूछ रहा है गैप जंक्शन. यस, सो दिस इज फाउंड इन वेयर? दिस इज फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू. ये एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है और बहुत स्पेसिफिक अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखोगे. इस एडहेरिंग जंक्शन को ही अपन क्या बोलते हैं? तो इस एडहेरिंग जंक्शन को अपन बोलते हैं डेस्मोसोम. यस, सो डेस्मोसोम इज फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू. हो गया क्लियर? फाइन. तो व्हाट इज द आंसर? थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? 12 नंबर क्वेश्चन. 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कंजर्वेशन के बारे में, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. तो याद रखोगे इन सिटू कंजर्वेशन वो कंजर्वेशन होता है जहां पे एनिमल जहां पे है, एनिमल जिस जगह पे है, एनिमल को उसी जगह पे हम जब, जैसे मान लो कि मैं किसी एनिमल को बचाना चाहता हूं, सपोज करो, तो अगर उस एनिमल को वो जहां पे रह रहा है अगर उसी जगह को हम प्रोटेक्ट कर दें तो उसको क्या बोलते हैं? इन सिटू. उसके नेचुरल हैबिटेट को ही प्रोटेक्ट कर दिया. लेकिन एक्स सिटू में क्या होता है कि उस एनिमल को उसके नेचुरल जगह से उठा के कहीं दूसरे जगह डाल दिया और फिर उसको प्रोटेक्ट किया, तो उसको अपन बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन. एग्जांपल याद रख लो. इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल होता है नेशनल पार्क, रिजर्व्स, जितना भी आपने सुना होगा बायोस्फीयर रिजर्व. थर्ड इज व्हाट? नेशनल पार्क के बाद बता दो सैंक्चुअरी. एक्स सिटू में क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखना, जितना भी जीन बैंक तुमने देखा होगा सब बाहर हम लोग स्टोर करते हैं. जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन. और क्या होगा एक्स सिटू में बता दो फटाफट? बोटेनिकल गार्डन. यस, बोटेनिकल गार्डन. खुद से बता दो इसमें आंसर क्या हो जाएगा. देखे तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नॉट इंक्लूडेड, तो आंसर इज व्हाट? बोटेनिकल गार्डन, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन तो एक्स सिटू कंजर्वेशन का पार्ट है. सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दैट इज नोन एज क्वेश्चन नंबर 13 ना. तो 13 नंबर क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछा है आपसे 13 में कि सो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बोटेनिकल गार्डन. ओके फाइन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, 13 नंबर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट 13 नंबर क्वेश्चन? बिकॉज क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम नया क्वेश्चन है मार्केट में. ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप एक ऐसे नए क्रॉप का इसमें से नाम बताओ जिससे लुब्रिकेंट्स निकलता है. ठीक है, सो आपको मैं बताता हूं, याद रखोगे 13 में, इसको डायरेक्टली याद कर लो. वो क्रॉप जिससे लुब्रिकेंट निकलता है, ठीक है ना, उस क्रॉप को अपन बोलते हैं साइमोंडसिया चाइनेंसिस. इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं जोजोबा श्रब. बड़ा इससे केमिकल निकलता है जिसको अपन बोलते हैं साइमोंडसिन. ये लुब्रिकेंट की तरह तो यूज होगा, साथ साथ जिनके पेट में एब्नॉर्मल डाइजेशन होता है वहां पे ये लैक्सेटिव की तरह भी यूज होता है और ये चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करेगा. तो ये वन लाइनर था, आप इसको याद कर लो. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? 4th क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी. तो मैं आपको बताता हूं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 14 इज टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी में 2 इवेंट्स होते हैं, याद रखोगे. एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. रिमेंबर, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड बॉडी होता है इन टेस्ट ट्यूब. इसी को अपन बोलते हैं इन विट्रो, का मतलब बाहर होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज IVF. ओके ना.
एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो तुम देख रहे हो ये हो सकता है दो जगह पे, या तो फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है या तो यूट्रस में हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सेल्स पे, समझ रहे हो। अगर 8 सेल्स रहेगा, अप टू 8 सेल्ड रहेगा तो यूटरस फैलोपियन ट्यूब में होगा, और मोर देन 8 सेल होगा तो ये यूटरस में होता है, समझ रहे हो ना। यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनसाइड बॉडी होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन विवो। इन विवो का मतलब बॉडी के अंदर, इन विवो डेवलपमेंट। बच्चा लेट मी टेल यू, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था वो इंग्लैंड का था, उसका नाम था, सी वॉज अ लेडी चाइल्ड एंड दैट इज शी वॉज नोन एज लुइस जॉय ब्राउन। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी सी वॉज नोन एज लुइस जॉय ब्राउन। यस, सी इज नोन एज लुइस जॉय ब्राउन, और ये इंग्लैंड की थी। इंडिया में जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था सी वॉज फ्रॉम कैलकाटा, ओके, हर नेम वॉज कनुप्रिया अग्रवाल, ओके। तो इंडिया में जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था हर नेम वॉज कनुप्रिया। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। ये हमने 14 नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ठीक है ना। ओके, मूविंग अहेड। ये हम कंप्लीट बायो का रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 15 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि न्यूरॉन्स में अगर आप देखोगे, न्यूरॉन्स में, क्लियर, तो न्यूरॉन्स में बाहर में पॉजिटिवली चार्ज होता है, अंदर में नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कैसे मेंटेन्ड है, तो इसके मेंटेनेंस को, ये नॉर्मल स्टेट में होगा। नॉर्मल स्टेट में अगर तुम न्यूरॉन्स को देखोगे तो बाहर में पॉजिटिव, अंदर में नेगेटिवली चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। समझ रहे हो? कब पोलराइज बोलोगे, जब बाहर में पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव होगा। लेकिन ये पोलराइज स्टेट बाहर में पॉजिटिव क्यों है और अंदर में नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एवरी टाइम 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आएगा। 3 सोडियम 2 पोटेशियम, सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और पोटेशियम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसके कंपैरिजन में ये पॉजिटिव हो गया, इसके कंपैरिजन में नेगेटिव हो गया। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है कि इसमें से कौन सा प्रोसेस होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। तो आप क्या बोलोगे, 3 आयंस ऑफ सोडियम पंप्ड आउटसाइड एंड 2 आयंस इनसाइड। करेक्ट आंसर इज 1। क्लियर? फाइन, ओके। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन या केमिकल दैट इज टॉक्सिक टू इंसेक्ट पेस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा सॉइल बैक्टीरियम है जो एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करेगा जो टॉक्सिक होता है? समझ रहे हो ना। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन या केमिकल दैट इज टॉक्सिक टू इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट के लिए टॉक्सिक है। द करेक्ट आंसर इज बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। ये आपको पता है क्यों? क्योंकि यहां से एक टॉक्सिन निकलेगा और इस टॉक्सिन जो होता है ये प्रोटॉक्सिन होता है, और जब ये इंसेक्ट के बॉडी में जाएगा तो इंसेक्ट के बॉडी में जाने के बाद जो इंसेक्ट का इंटेस्टाइन का जो बेसिक पीएच होता है, बेसिक पीएच ऑफ मिडगट, इसको क्या, प्रो मीन्स इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव होता है, इंसेक्ट में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, टॉक्सिन एक्टिव हो जाएगा, और ये क्या कराएगा, लाइसिस ऑफ इंटेस्टाइन। उनके वाल के इंटेस्टाइन का लाइसिस कराएगा। लाइसिस मींस पार्ट, उनके वाल के इंटेस्टाइन के वाल को तोड़ देगा एंड इट विल लीड टू डेथ ऑफ द इंसेक्ट। ये कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट में काम करता है? तो याद रखोगे LCD। एल मीन्स लेपिडोप्टेरंस, Lepidopterans, Coleopterans and Dipterans. Okay, so this is question number 16. Fine. Now moving ahead, question number 17. What is sarcomere? कुछ नहीं है, very easy question. Sarcomere, what is sarcomere आपसे पूछा जा रहा है, तो बड़ा easy question है ये. It is, sarcomere is nothing, it is part between 2 Z line. 2 Z line के बीच के पार्ट को हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं, विच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मान लो कि हमने यहां पे ये बना दिया, ये हमने बना दिया यहां पे, सपोज करो ये हमने एक्टिन बना दिया, ठीक है। इस एक्टिन के बीचों बीच क्या होता है, मायोसिन। ये Z लाइन है, ये जो बीच में स्पेस तुम देख रहे हो इसको अपन क्या बोलते हैं, H जोन।
इसके मिडिल पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन, एम लाइन। तो ये जो दो जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। क्लियर? यस, इजी क्वेश्चन था ये। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन। ठीक है, दो जेड लाइन के बीच का पार्ट। नेक्स्ट, द साइट ऑफ एडीए प्रोडक्शन इन द बॉडी इज, अब ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन नंबर 18, एडीए प्रोडक्शन, मैं आपको बता दे रहा हूं एडीए प्रोडक्शन जो है, एडीए प्रोडक्शन के बारे में अगर बात करोगे तो एडीए मींस एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। बेटा ये प्रोड्यूस होता है कहां पे, लिम्फोसाइट में। यस, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिम्फोसाइट्स। ये इसका प्रोडक्शन, एडीए का प्रोडक्शन कहां पे होगा, लिम्फोसाइट में होगा। और एक स्पेशल बात याद रखना इसके बारे में कि ये जो एडीए होता है इट हेल्प्स इन इम्यून डेवलपमेंट, इम्यून डेवलपमेंट। ठीक है, अगर इसका डिफिशियंसी होगा तो इसके डिफिशियंसी से एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके फाइन, एक एक चीज मैं फटाफट आपको बायो रिवाइज करा रहा हूं। इट वाज क्वेश्चन नंबर 18। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज 2 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ना। क्लियर? फाइन, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 19 क्वेश्चन। अब हम लोग 19 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ना। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है, द क्वेश्चन 19 इज व्हाट, Which of the following bacteria can utilize molecular nitrogen as a source for growth? आपको पता है राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्सेस नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कौन यूज करता है? तो आपको पता है आंसर इज राइजोबियम। क्यों राइजोबियम होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि ये राइजोबियम क्या कराता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। Question number 20 is what? The question number 20 is tobacco and petunia belong to the family of, always remember, Solanaceae family। देखो इस चीज को याद कर लो तुम लोग। Solanaceae family से 4 इंपॉर्टेंट प्लांट बिलोंग करते हैं। एक पोटैटो, बहुत बार आएगा तो हमेशा के लिए उसको खत्म ही कर डालो इसका झंझट। ठीक है, पोटैटो इस फैमिली से बिलोंग करेगा, टोमेटो भी इस फैमिली का है, टोबैको भी इसी फैमिली का है, पेटूनिया भी इसी फैमिली से आएगा। पेटूनिया के साथ साथ अगर तुम देखोगे तो पेटूनिया के साथ साथ तुम्हारा एक और एग्जांपल होता है, दैट इज नोन एज दातुरा। तो दातुरा इज आल्सो फ्रॉम दिस फैमिली। सो ऑलवेज रिमेंबर सोलानेसी फैमिली से इतने लोग आते हैं, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो सोलानेसी फैमिली में पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, पेटूनिया, दातुरा सारे आएंगे। सो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस। लाइकेंस में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कराता है? तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, लाइकेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फंगस, क्योंकि उसमें वेल डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स बनते हैं। बट लाइकेंस में जो फूड मटेरियल, जो न्यूट्रिशन होता है, वो कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो फूड मटेरियल्स और न्यूट्रिशन में कंट्रीब्यूशन एल्गी का होता है। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन द 21 क्वेश्चन, फंगल पार्टनर। ठीक है, ओके। सो हम लोग बात करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर 21 का। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 तुम्हारा है उसमें ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा आंसर, आंसर इज फर्स्ट, फंगस। ऑलवेज रिमेंबर, एल्गी किसमें पार्टिसिपेट करेगा, न्यूट्रिशन में, क्योंकि यहां पे वेल डेवलप्ड क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, कॉपर्स ग्लैंड को आपने हटा दिया, कॉपर ग्लैंड को आपने हटा दिया तो क्या होगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस। नो, इससे पेनिस का कोई लेना देना नहीं है। स्पर्म्स, स्पर्म के बारे में आपको याद होगा कि जो सीमेन होता है, सीमेन में 5 से 10% कॉन्ट्रीब्यूशन कॉपर्स ग्लैंड का भी होता है। समझ रहे हो, सीमेन में 5 to 10% जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉपर्स ग्लैंड का भी होता है। इस कॉपर्स ग्लैंड को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज नोन एज बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। तो भाई ऑब्वियस सा बात है कि इफ देयर इज डिफेक्ट इन कॉपर्स ग्लैंड तो इट विल अफेक्ट सीमेन एंड स्पर्म। और सेक्सुअल बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस किसमें चेंजेस आएगा, चेंजेस आता है स्पर्म में, क्योंकि सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्स रिकॉग्निशन, इरेक्शन ऑफ पेनिस डिपेंड्स ऑन हार्मोन्स। ओके, सो व्हाट विल हैपन, आंसर इज सेकंड, दैट इज स्पर्म्स। क्लियर, फाइन। नेक्स्ट,
इन टेरिडोफाइट मियोसिस अकर्स इन, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन, यस 23 वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप अगर टेरिडोफाइट्स में देखोगे तो टेरिडोफाइट्स में मेल गैमेटोफाइट को अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया। मेल गैमेटोफाइट इज एंथ्रीडिया, आपको पता है क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है। एंथ्रीडिया से क्या बनेगा, एंथ्रीडिया से बनता है आपका एंड्रोगोनियल सेल्स, यहां पर आपका बनेगा एंड्रोगोनियल सेल्स। और ये जो आप एंड्रोगोनियल सेल्स देख रहे हो, इस एंड्रोगोनियल सेल्स को देखोगे तो इस एंड्रोगोनियल सेल्स में क्या आपको समझ में आएगा, ये बनाता है एंथ्रोजोइट्स। और एंथ्रोजोइट्स में जब मियोसिस होगा तो बनेगा स्पर्म। यही तो क्वेश्चन आप एग्जाम में आया हुआ है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 23। फाइन, ओके। Now moving ahead, the next question is which of the following pairs is wrongly matched? The first is yeast ethanol, yeast alcohol का फॉर्मेशन कराता है, आपको पता है। सेकंड इज स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक, आपको पता है स्ट्रेप्टोमाइसिस से एंटीबायोटिक मिलता है। फोर्थ इन मिथेनोजेंस, गोबर गैस बनाता है। जो थर्ड वन है वहां पे लिखा हुआ है कोलीफॉर्म्स, जो वाइनेगर का फॉर्मेशन कराएगा। दिस इज रॉन्ग बिकॉज वाइनेगर इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड इज फाउंड बाई एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, तो याद रखना एसिटिक एसिड या वाइनेगर का फॉर्मेशन कराता है कौन, एसिटोबैक्टर एसिटाई। सो आंसर इज 24 का आंसर क्या होगा, थर्ड। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे, लेबलिंग की बस बात कर रहा है। ये एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है कि आपको लेबल करना है। क्वेश्चन नंबर इज व्हाट, इट इज 25 नंबर क्वेश्चन कि आप लेबल करो चार लेबल चीज को। आप डायग्राम में दिया हुआ है PQRS उसमें पुटेड है, तो आपको बताना है PQ। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तुमको स्ट्रक्चर पहचानना है। तो इट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। और आपको पता है कि एंथर के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर में क्या होगा, P। तो P आप देखोगे साफ साफ सिंगल लेयर्ड कौन होता है, एपिडर्मिस। उसके बाद Q आप देखो वो भी क्या है आपका एंडोथेशियम। Q इज एंडोथेशियम, क्यों, क्योंकि ये दोनों सिंगल लेयर्ड दिख रहा है, ये दोनों सिंगल लेयर्ड होता भी है, समझ रहे हो ना। R के बारे में बात करोगे तो R आपको यहां पे मल्टीपल लेयर दिख रहा होगा एंड दिस R इज व्हाट, मिडिल लेयर। और अगर आप देखोगे अंदर जब, बिकॉज अंदर में सब कुछ आ चुका है, जहां पे वो क्या है PQRS, तो अंदर में तो आपको मिलता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसके मियोसिस से क्या बनेगा, जिसके मियोसिस से बनता है पोलन ग्रेन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सिंपल सा बात है भाई, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है कि इसमें से कौन आपका डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में अगर याद करोगे तो RUBP रिएक्ट करता है किसके साथ, CO2 के साथ। इट फॉर्म्स फॉस्फोएनोल पाइरुवेट, ये बनाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये बनाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाया, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बोलो। आंसर इज फोर्थ, विच इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर, तो इसका आंसर इज फोर्थ। नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 27। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 27 देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर ड्यूरिंग बोल्टिंग। बोल्टिंग में क्या होता है, छोटे से प्लांट हैं, जैसे ये मान लो कि छोटा छोटा हमने प्लांट बना दिया, ये सपोज करो छोटे एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और ड्वार्फ प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है मान लो, जैसे कैबेज होता है, कैबेज होगा। इसमें व्हेन देयर विल बी बोल्टिंग ना, देन व्हाट विल हैपन, इसके जो इंटरनोड तुम देख रहे हो जो भी क्लोजली स्पेस्ड हैं, ये अचानक से एलोंगेट कर जाएगा, अचानक से इसमें इंटरनोड का एलोंगेशन होता है। और ये जो इंटरनोडल एलोंगेशन होता है, ये जो इंटरनोडल एलोंगेशन होगा, इसी इंटरनोडल एलोंगेशन को हम लोग बोलते हैं बोल्टिंग। समझ रहे हो, दिस इंटरनोडल एलोंगेशन इज ऑल्सो नोन एज बोल्टिंग। फाइन ना। So my dear student, I hope up to here the point is very clear. Internodal elongation is known as bolting, और ये कौन कराता है, जिब्रेलिन्स कराएगा। So the answer of question number 27 is what? Question number 27 is your B. ठीक है, B हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। तो ये बड़ा ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। याद रखना कि फ्लूइड्स में, बॉडी फ्लूइड्स में, सलाइवा एक बॉडी फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड्स में एंटीबॉडी आईजीएम कभी नहीं पाया जाता है। बॉडी फ्लूइड्स में जो पाया जाता है एंटीबॉडी, आप हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा क्या होता है, आईजीए। आईजीएम बॉडी फ्लूइड्स में कभी नहीं पाया जाता है। सो इसलिए आंसर ऑफ 28 इज व्हाट, फोर्थ आईजीएम। ठीक है, फाइन। नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 29, very easy question. Cell wall of plant is made up of, cell wall of plant is made up of, तो याद रखना जो प्लांट का सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, और जब वॉल सेकेंडरी हो जाएगा तब उसमें आता है क्या, लिग्निन। सो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। So question number 29, the correct answer is 4th. ठीक है, now moving ahead, there is more question, 30 question। देखो 30 question बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप कुछ नहीं करना, इसमें सिंपली एक पॉइंट स्क्वायर बना देना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 30 अगर देखोगे तो पूछ रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन लोगों का रेशियो क्या होगा। कुछ नहीं करोगे, आर आर और एक दे रखा है आपका वाई वाई, आर आर वाई वाई के बीच में क्रॉस कराओ, तो क्रॉस कराने के बाद इसमें क्या क्या गैमेट बनेंगे आप ध्यान से देख लो। आर वाई बन जाएगा गैमेट, एक आर वाई बन जाएगा, एक आर वाई बन जाएगा, एक आर वाई बन जाएगा और एक आर वाई बन जाएगा। बच्चा इसको पॉइंट स्क्वायर में ड्रॉ कर दोगे, इस भाई साहब का 4 गैमेट बना ना, इस भाई साहब का देखोगे अगर तो 4 गैमेट बन गया। ठीक है, अब इस भाई साहब का भी थोड़ा बात कर लेंगे हम लोग। इस भाई साहब को भी तू देख ले, इधर में भी यही 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे ना। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम है तो गैमेट दोनों में सेम बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। आप इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको बताता हूं इसमें आंसर क्या आएगा। जो आपका आर आर और जो वाई वाई है ये आएगा 2:16। ठीक है, आपका जो आर आर वाई वाई है ये आएगा 4/16। ओके, जो आपका आर आर वाई वाई है ये आपका आएगा 2:16, जिसको अपन 1:8 भी बोल सकते हैं, और आर आर और वाई वाई ये भी आएगा 2:16, जिसको हम लोग 1:8 भी बोल सकते हैं। आप अगर इस आंसर को देखोगे तो करेक्ट आंसर आपको क्या लगेगा, करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 30। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। आप ध्यान से देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। आपको अच्छे से पता है, इस ऑप्शन को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, 4 ऑप्शन दे रखा है कि इसमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ये डायरेक्ट आप याद रखोगे, कैल्शियम इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता है। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ये क्वेश्चन था आपका 31। मूविंग अहेड 32, इफ इट बर्थ एंड डेथ रेट्स वेर इक्वल, अगर बर्थ और डेथ रेट दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वल, अ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विद, दोनों रेट इक्वल है तो कॉमन सेंस लगाओ, ना ही बर्थ हो रहा है ना ही डेथ हो रहा है, तो ना ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। समझ रहे हो, सो व्हाट विल हैपन, द पॉपुलेशन विल बी स्टेबल। यस, सो द पॉपुलेशन विल बी स्टेबल, क्योंकि ना ही यहां पे ग्रोथ हो, ना ही डेथ बढ़ रहा है, ना ही बर्थ हो रहा है, तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगा। यस, नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन। हमेशा याद रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अगर बात करोगे, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स, देखो मैमल्स, पहले हम बात करते हैं सब किसके बात क्या होता है, इस साइकिल के बारे में अपन थोड़ा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, क्वेश्चन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स, तो इसको कॉन्सेप्चुअली याद करना। ऑल मैमल्स में होता है ऑस्ट्रस साइकिल, एक्सेप्ट प्राइमेट्स। ऑल मैमल्स में चाहे प्रोटोथेरियंस भी आ जाएगा, यूथेरियंस भी आएगा, सब में ऑस्ट्रस होगा, एक्सेप्ट प्राइमेट्स, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग आता है,
यहां पे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको आप जिंदगी भर याद कर लो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 33 इज 4, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 34, यूट्रोफिकेशन। हम बता दे रहे हैं आपको यूट्रोफिकेशन क्या होता है। अगर आप एल्गी को नाइट्रोजन और फास्फोरस में ग्रो कराओगे, समझ रहे हो, एल्गी को नाइट्रोजन या फास्फोरस में डाल दोगे तो रैपिड ग्रोथ होता है एल्गी का रैपिड ग्रोथ हो जाएगा। इसी रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी को हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, जो नाइट्रोजन फास्फोरस की वजह से होगा। और ये नाइट्रोजन फास्फोरस कहां पे होता है? तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस होता है फर्टिलाइजर में। तो ये किसमें हो जाएगा? फर्टिलाइजर में। तो यूट्रोफिकेशन जो है वो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन फास्फोरस की वजह से होता है। तो आप बता दो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34 इज हाउ अबाउट ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मूविंग अहेड वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 35। यस, इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद करना बड़ा ही आसान है। तो क्वेश्चन पूछ रखा है आपके एग्जाम में कि लिलियेसी फैमिली में, यस, लिलियेसी फैमिली में क्या फीचर होता है? कुछ याद मत रख, बस सिंपल याद रख, 3 का पहाड़ा याद कर ले, 3 3 3। लिलियेसी फैमिली में क्या होगा बच्चा? सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल। लिलियेसी फैमिली में 3 सेपल, 3 पेटल, 6 स्टेमेन और 3 तुम्हारा होता है गाइनोशियम। और ये गाइनोशियम भी फ्यूज होते हैं, जिसको बोलते हैं सिनकार्पस ना, सिनकार्पस। 3 पेटल्स का मतलब, 3 सेपल्स का मतलब 3 पेटल्स, यानी कैसा कंडीशन हो जाएगा? आपको ऑप्शन देख लो, ट्राई कार्पेलरी। इस कहीं भी चारों ऑप्शन में कहीं भी ट्राई कार्पेलरी अगर दिया है तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हम बोलना क्या चाह रहे थे? तुम ये याद रखो, हम ये बोलना चाह रहे थे कि सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, स्टेमेन हो गया, गाइनोशियम हो गया। लिलियेसी फैमिली में 3 सेपल, 3 पेटल, 6 स्टेमेन, 3 गाइनोशियम, यानी कि ट्राई कार्पेलरी कंडीशन है कि नहीं है? आप ऑप्शन में कहीं भी देख लो, ट्राई कार्पेलरी के ऑप्शन नंबर सेकंड है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज बी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। ओके, फाइन। मूविंग अहेड, वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, यस। तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 इज व्हाट? सोमा क्लोनल वेरिएशन अकर्स इन प्लांट। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन जो होता है भाई, ये स्पॉन्टेनियस वेरिएशन है। सोमा क्लोनल वेरिएशन जो है स्पॉन्टेनियस वेरिएशन होता है, अचानक से हो जाएगा। और मोस्टली ये किस में होता है? जब टिश्यू कल्चर होगा तब होगा। और इसकी वजह से क्या होता है? इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है ये ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हो ना? तो क्यों हो रहा है ये? टिश्यू कल्चर की वजह से। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36? इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन है हनी बी के लाइफस्टाइल से, क्वेश्चन नंबर 37। तो आपको पता है कि हनी बी में 3 लोग होते हैं, एक होता है ड्रोन, एक होता है वर्कर और एक होता है क्वीन। सो ऑलवेज रिमेंबर, वर्कर और जो क्वीन होते हैं, वर्कर एंड क्वीन, ये लोग फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। और जो ड्रोन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इनका मेन काम होता है फर्टिलाइज करना क्वीन को। दे फर्टिलाइजेस क्वीन। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, ड्रोन्स आर आल्सो नोन एज किंग ऑफ द क्वीन। क्वेश्चन है कि इसमें से हनी बी में ड्रोन्स का प्रोडक्शन कैसे होता है? तो दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। आंसर क्या होगा इसका? ए। सो द करेक्ट आंसर इज ए। यहां तक क्लियर? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 में है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड बाय एटीपी। क्वेश्चन नंबर 38 इज व्हाट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन फैसिलिटेट करेगा भाई? एटीपी। आपको ये बात पता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 इज व्हाट? द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ऑलवेज रिमेंबर, ब्लड वेसल में जो होता है उसको, उस ब्लड वेसल्स के एपिथेलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज एंडोथेलियम। और ये एंडोथेलियम किससे मिलकर बना है? स्क्वामस। So what is answer? Answer for this question is D. D is the correct answer. Question number 40
इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। याद रखोगे ड्रोसेरा को अपन बोलते हैं सनड्यू प्लांट, समझ रहे हो, ड्रोसेरा होगा, नेफेंथिस को बोलते हैं पीचर प्लांट, अट्रिकुलेरिया को बोलते हैं ब्लैडरवर्ट। ये तीनों ड्रोसेरा, नेफेंथिस, अट्रिकुलेरिया जो होता है दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, बट मोनोट्रोपा इज नोन एज इंडियन पाइप, इट इज नॉट इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो द करेक्ट आंसर फॉर 40 इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोनोट्रोपा। ये इंसेक्टिवोरस नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखना, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंडियन पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, इंडियन पाइप भी बोलेंगे। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 41, प्रेगनेंसी बिगिंस विद द इम्प्लांटेशन। आपको पता है कि व्हाट इज ऑल अबाउट इम्प्लांटेशन, आपको ये बात पता है। तो आपको अगर बात किया जाए इम्प्लांटेशन के बारे में, तो इम्प्लांटेशन में किसका अटैचमेंट होता है यूट्रस के वॉल के साथ, ब्लास्टोसिस्ट के साथ, ठीक है। कब होगा, तो मोस्टली 7 to 9 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, समझ रहे हो। So what is the answer for this question? Answer for this question is blastocyst is fourth, that is D. ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन, जो फर्टिलाइजेशन के 7 से 9 दिन के बाद होगा। ओके फाइन, वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन नहीं है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। बच्चा अब हम आज के डेट में जब बायोटेक के बारे में बात करते हैं, तो बायोटेक इन्वॉल्व जीन मैनिपुलेशन। बायोटेक का मतलब जीन मैनिपुलेशन होता है, यानी कि जेनेटिकली कुछ ना कुछ आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बात करोगे ऑप्शन के हिसाब से, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप, जिसमें कंटेंट हम बढ़ा दिए जीन को चेंज करके, जीन थेरेपी जीन में इन्वॉल्व है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक जीन इन्वॉल्व है, कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब क्लासिकल पुराने जमाने में जो हाइब्रिडाइजेशन 2 प्लांट को लेकर कराते थे, उसमें बायोटेक नहीं था। सो ऑलवेज रिमेंबर द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42 इज व्हाट, इट इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी 43। क्वेश्चन है कि अगर एक डिप्लॉयड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड सेल है ये, 2n सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 8 हैं, इसमें मियोसिस हो गया, तो मियोसिस के बाद मियोटिक फर्स्ट के बाद 2 डॉटर सेल्स बने, ठीक है। क्रोमोसोम, ध्यान से, क्रोमोसोम इसमें 8 है, यानी टोटल सिस्टर क्रोमैटिड क्रोमोसोम 8 है, तो टोटल सिस्टर क्रोमैटिड कितने होंगे, 60 सिस्टर क्रोमैटिड। क्यों, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड होगा, समझ रहे हो। तो ये 8 क्रोमोसोम नंबर है। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो डिवीजन होगा, तो इसमें 4 क्रोमोसोम आएगा, इसमें भी 4 क्रोमोसोम आएगा, यानी कि 8 सिस्टर क्रोमैटिड, 8 सिस्टर क्रोमैटिड। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43? तो करेक्ट इज आंसर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, बहुत इजी क्वेश्चन है। डायफ्राम को हम लोग यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, कहां पे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स मींस व्हाट, जो फर्टिलाइजेशन को रोकेगा ना। तो ये याद रखना, डायफ्राम में एक सिंपली हम लोग रबर का बैंड यूज करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ रबर या लैटेक्स का बैंड, इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर है क्योंकि स्पर्म को रोक रहा है, केमिकली किल नहीं कर रहा उसको, स्पर्म को। दूसरा बात इसमें क्या है डायफ्राम में, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्विक्स को कवर करेगा। सो आप अगर ऑप्शन देखोगे तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज सी। देखो एक एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, मैं तुमको डिस्कस बताया भी था शुरुआत में भी कि बायो का बस डिस्कशन नहीं है, बल्कि 1 से सवा घंटे में बायो का पूरा रिवीजन है, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, एबीए इज इन्वॉल्व्ड इन, आपको पता है एबीए को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। और ये एबीए जो है 2 काम कराता है, एक तो जितना भी सीड होता है, बर्ड्स होता है, ट्यूबर होता है, उसके डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, और डोरमेंसी के साथ साथ उनका ये तोड़ के नीचे भी गिराता है, दैट इज नोन एज एब्सिशन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 45। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर अगर देखोगे आप तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। पूछ रहा है कैल्सिटोनिन का फंक्शन बता दे भाई, व्हाट इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। तो याद रखना बच्चा, कैल्सिटोनिन का रिलीज कहां पे होता है, तो ये रिलीज होता है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ थायराइड,
पैरापॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड से। इंपॉर्टेंट बात बताओ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम को, इसीलिए बिकॉज ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर दिया, दैट इज वाई कैल्सिटोनिन इज ऑल्सो नोन एज हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। समझ रहे हो क्या बोलेंगे? हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन ही बोलते हैं। अब ये ब्लड में कैल्शियम को कैसे डिपॉजिट, ब्लड में कैल्शियम को कम कैसे कराएगा? क्योंकि ब्लड से ये कैल्शियम को कहां भेजता है? बोन। तो बोन का क्या कराएगा? कंस्ट्रक्शन। तो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा ये, ठीक है। कैसे कम कराएगा ये? क्योंकि यूरिन में एक्सक्रीशन बढ़ा देगा, यूरिन में कैल्शियम को भगा देगा, और ब्लड में जो कैल्शियम रहेगा उस कैल्शियम को किस में जमा कर देगा? बोन में। तो बोन का फॉर्मेशन हो गया। समझ रहे हो? तो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, इस दो तरीके से ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। सो दे आर नोन एज हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो बच्चा जो ऐसा भी समझ में आ रहा होगा प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई। आप बताना जरूर कि कैसा आपको समझ में आएगा, बिकॉज मैं सारे सेट का डिस्कशन करूंगा आपके साथ। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? पॉलिनेशन दैट अकर्स इन क्लोज्ड फ्लावर्स। तो याद रखोगे, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको पता है इसके बारे में। क्लोज्ड फ्लावर के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमी, ठीक है। क्लोज्ड फ्लावर के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? आंसर इज बी। और क्लिस्टोगैमी में दो कंडीशन होता है, एक तो क्लोज्ड होता है, दूसरा ये बाइसेक्सुअल होगा। और बाइसेक्सुअल है तो ऑब्वियस बात है कौन सा पॉलिनेशन होगा इसमें? तो ऑब्वियस बात है इट विल शो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? कॉर्क कैम्बियम। आपको पता है कॉर्क कैम्बियम किस में हेल्प करता है? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। द क्वेश्चन नंबर 48 इज व्हाट? कॉर्क कैम्बियम। आपको पता है कॉर्क कैम्बियम क्या करता है? कॉर्क का डेवलपमेंट कराता है। तो कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी डेवलपमेंट कराएगा, आपको इसके बारे में पता है। तो ये कहां से बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं? लैटरल मेरिस्टेम। सो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, बोलो, लैटरल मेरिस्टेम। चलो बता दो फटाफट, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज डी। एक बात तेरे को बता दे रहे हैं, ये कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ क्या बनाता है? फिल्म बनाएगा आउटर साइड में, और इनर साइड में क्या बनाएगा? फेलोडर्म। कहां पे? इनर में। फिल्म को अपन कॉर्क भी बोलते हैं, फेलोडर्म को हम लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोलेंगे, और दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं पेरीडर्म। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 49 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑफ इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो एक बात हम तुमको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत इजी चीज है। बिकॉज यहां पे देख लो सारे चैप्टर का हमारा रिवीजन हो गया ना। देखो कोई भी एंजाइम में दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट में बहुत कुछ हो सकता है, लाइक एक हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक हमारा को एंजाइम, एक हमारा हो सकता है को फैक्टर। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फर्क यही है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है टाइटली अटैच होता है, इसको तुम अलग नहीं कर सकते हो। को एंजाइम लूजली अटैच्ड होता है, इसको तुम अलग कर सकते हो। को फैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक। देखो इस चार्ट से बहुत क्वेश्चन आता है बेटा तेरे एग्जाम में। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चलो बताओ कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्शन। यस इट इज वेरी ट्रू। बोथ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एंजाइम बाय डायलिसिस। नो, सेपरेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये टाइटली अटैच है, इसको तुम सेपरेट नहीं कर सकते हो, इसको तो कर सकते हो। हो गया? आंसर क्या होगा इसका बताओ? आंसर इज बी, क्वेश्चन नंबर 49। थर्ड इज बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फोर्थ इज बोथ आर नॉट पॉलीपेप्टाइड। देखो मैंने बताया था क्या था? नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विच इज नॉट ओपिएट नार्कोटिक। ओपिएट नार्कोटिक कौन नहीं है? तो भैया सबसे पहले मैं तुम लोग को बताता हूं कि ओपिएट होता क्या है। ये ड्रग्स होता है। ये ड्रग क्या करेगा?
आपके ब्रेन को सप्रेस करता है और ये पेन किलर की तरह एक्ट करेगा। बस हो गया। जो ओपिएट ड्रग है ये ब्रेन को सप्रेस करेगा और पेन किलर की तरह ऑपरेशन में यूज करते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल है मॉर्फिन, समझ रहे हो? इसका एग्जांपल हेरोइन। आपको पता है कि हेरोइन कैसे बनेगा? जो मॉर्फिन को डाइएसिटाइल करेंगे तभी बनेगा। इसका एग्जांपल पेथिडीन, इसका एग्जांपल मिथाडोन, इसका एग्जांपल कोडीन। ये सब दवा है जो हम लोग ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं बिकॉज दे आर पेन किलर। तो आप देख लो, और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है एम्फेटामाइन। तो ध्यान से समझना भाई, तेरे को पूछा है कि कौन नार्कोटिक नहीं है, तो मॉर्फिन है, हेरोइन भी है, पेथिडीन भी है, एम्फेटामाइन नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इज ए, एम्फेटामाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्फेटामाइन उल्टा काम करता है। जैसे ये ड्रग जो है ब्रेन को डिप्रेस करेगा, शांत करता है, एम्फेटामाइन का अगर डोज लोगे तो ये ब्रेन को एक्टिव कर देगा। तो बहुत सारा टाइम में तुम याद होगे, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना, रात में इस एम्फेटामाइन ड्रग को लेकर यूज करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि ये एक्टिव करता है। तो ये डिप्रेसेंट होता है और ये स्टिमुलेंट, इसीलिए एम्फेटामाइन किसमें नहीं आएगा? ओपिएट्स में नहीं आता। ठीक है, फाइन। एक क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज व्हाट? 51 नंबर क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास 51, वेरी इजी क्वेश्चन। C फॉर क्लोरोप्लास्ट, C फॉर क्लेमाइडोमोनास, C फॉर कपसेप्ट। याद हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इट्स आंसर विल बी कपसेप्ट। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया आपका कपसेप्ट। नेक्स्ट इज वायरल इन्फेक्शन इज यूजुअली एब्सेंट इन एपिकल मेरिस्टेम। या रिमेंबर, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है भाई। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 52 का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डी, एपिकल मेरिस्टेम। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी डिवाइडिंग सेल्स होता है ना, जो भी यंग डिवाइडिंग सेल्स होता है, वहां पे वायरस का सेल ग्रो कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वायरस का सेल किस पे डिपेंड करता है? वायरस जो है किस पे डिपेंड करता है? सेल पे। समझ रहे हो? उस सेल से सारा कुछ वो लेके अपना काम पूरा करता है। अब जिस सेल पे डिपेंड कर रहा है वो सेल ही फिक्स नहीं, वो सेल तो बार बार डिवाइड कर रहा है। तो जो सेल बार बार डिवाइड कर रहा है, वायरस को मौका ही नहीं मिल पाता उसके अंदर में एंटर करने का। दैट इज वाई तुम देखोगे टीप जो भी डिवाइडिंग पार्ट होता है प्लांट का, दे आर ऑलवेज वायरस फ्री। सो ऑलवेज रिमेंबर, एपिकल मेरिस्टेम में डिवाइडिंग पार्ट है तो क्या होगा? वायरस फ्री होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 53 भाई कुछ नहीं है, सिंपल सा है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 53 को लेबल कर दो। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसमें जो तुम वी देख रहे हो, वी है जीवन फेज। जीवन फेज में क्या होता है बता दो फटाफट। जीवन फेज में सेल नया नया बना हुआ होता है, तो जो सेल B1 में नया नया बना रहेगा उसमें क्या होगा? एक्टिव डिवीजन होगा ना, तो फटाफट डिवीजन होगा, उनका BMR क्या होता है? हाई होता है। तो यहां का BMR क्या होगा? हाई होगा। बहुत हाईली काम करता है ये। जो इसमें तुम W देख रहे हो ये S फेज है, जो तुम X देख रहे हो ये Z2 फेज है, जो तुम Y देख रहे हो ये तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस है, और जो तुम Z देख रहे हो ये साइटोकाइनेसिस है। दोनों को हम लोग मिला के बोलेंगे M फेज। समझ में आ गया? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज V। और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। तो 53 आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, दो दोस्त मिलकर माहौल बना रहे थे, मींस खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद क्या हुआ कि एक बच्चा, दोनों लोग आपस में मिलकर बातचीत करके खाना खा रहा था। उसमें से एक बंदा जो था अचानक से खांसना स्टार्ट कर दिया। तो ये खांसना क्यों हुआ? दो लोग मिलकर एक साथ बैठ के खा रहे थे, बात करे खा रहे थे, अचानक से एक खांसना स्टार्ट किया। क्यों खांसा? क्योंकि जब खाना यहां से पास हो रहा था तो एपिग्लॉटिस का जो मूवमेंट, एपिग्लॉटिस जो होता है वो किसको कवर करता है? ट्रैकिया और लैरिंग्स को कवर करता है। आपको पता है लैरिंग्स को कवर करेगा, और लैरिंग्स और ओसोफेगस का ओपनिंग सेम कॉमन एरिया में, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। जब वो खाना खाया तो हो सकता है कि एपिग्लॉटिस अच्छे से क्लोज नहीं कर पाया हुआ ग्लॉटिस को, तो वो खाना का टुकड़ा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ना जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो लाइनिंग एपिथेलियम होता है काफी सेंसिटिव होता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल देखेगा वो तुरंत रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट कैसे करेगा? कफ करा के। समझ रहे हो? सो व्हाट इज द अल्टीमेट? क्यों हुआ ऐसा? इट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लॉटिस। सो क्वेश्चन 54 आंसर इज एपिग्लॉटिस। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ध्यान से देख ले भाई।
तो जो ग्लाइकोलिसिस का जो पहला स्टेप है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है ये एक एटीपी को यूज करके एडीपी में कन्वर्ट होगा और फॉस्फेट रिलीज करेगा, इस फॉस्फेट को ग्लूकोज पकड़ेगा और कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे फॉस्फेट आके ऐड हुआ कि नहीं हुआ बेटा, इसको ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे, ग्लूकोज टूटा नहीं है बल्कि ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड हुआ है। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन नंबर 55, दिस रिएक्शन इज फॉस्फोराइलेशन नॉट ब्रेकडाउन। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। फाइन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। 56 को देखोगे, इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात किया भाई, तो तेरे को याद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर पढ़ोगे तो उसमें पूछा, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा, देखो पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, प्रोटॉन पे डिपेंड और इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। थर्ड इज साइटोक्रोम सी इज लार्ज प्रोटीन अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नो इनर सरफेस होगा। फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3 बट नो कॉपर सेंटर, ए और A3 में कॉपर के साथ आयरन भी प्रेजेंट होता है। ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। फोर्थ इज यूबिक्विनोन रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट भाया FADH2 आल्सो। तो ध्यान सुनना, ये यूबिक्विनोन जो है NADH2 से भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये यूबिक्विनोन जो है FADH2 से भी they used to gain electron. So what is the correct answer? The correct answer is 56 is B. यूबिक्विनोन दोनों से रिसीव करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 57, which of the following branches of biology applies both to plant and animals? बहुत आसान। एंटोमोलॉजी का मतलब इंसेक्ट केवल एनिमल है, जूलॉजी मींस केवल एनिमल, बैक्टीरियोलॉजी मींस केवल बैक्टीरिया, टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन का तरीका जिसमें एनिमल प्लांट सबको कंसीडर करते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 57? 57 करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, डी। नेक्स्ट इज 58, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन इसमें ये तेरे को पूछा है कि चलिए बता कि ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम बात करोगे ए और बी के बारे में तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो ए है ज्यादा दिख रहा है, तो ज्यादा कौन है प्लांट किंगडम में? तो प्लांट किंगडम में ज्यादा होता है फंगस। फिर बता दे भाई, तो ए क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर में किसको डिस्कस कर रहा हूं? 58। तो ऑप्शन जो ए है वो हो जाएगा फंगस, और उसके बाद ज्यादा कौन होता है बता दो? एंजियोस्पर्म। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। ये सिंपल सा चार्ट है, आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, पढ़ सकते हो उसको, ये सब मेमोराइज करने वाला चीज है। सो 58 का आंसर इज व्हाट? डी। ओके, फाइन। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 59। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था। इसका पर्पस क्या था? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के प्रोडक्शन को कम करना। सो ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर 59 जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये क्या करेगा? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इज सी। इसी तरीके का एक और प्रोटोकॉल एक बार साइन हुआ था जिसको अपन बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना था। ये बहुत पॉपुलर है, इसलिए मैंने इसको भी यहां पे चुपके से बता दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज 60 नंबर क्वेश्चन। ये हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज करते हैं 60 नंबर क्वेश्चंस को। जब कोई जब क्या होता है, कोई रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, हम लोग जब भी याद रखना है डीएनए और आरएनए के साथ कोई भी रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल को अगर ऐड करते हो, क्यों ऐड करते हैं? ताकि हम ट्रेस कर पाए कि डीएनए और आरएनए कर क्या रहा है, डिवीजन कैसे हो रहा है, उसमें कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल कैसे फॉलो हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है। अगर डीएनए आरएनए का लाइफ को देखना है तो उसको तुम कैसा कर दो? रेडियोएक्टिव कर दो। और रेडियोएक्टिव जैसे ही करोगे तो उस रेडियोएक्टिव डीएनए और आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोब बोलते हैं। सो आंसर इज 60 इज व्हाट? बी, दैट इज प्रोब। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैलियम। ठीक है, वैलियम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये बड़ा सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, याद रखना। जो वैलियम होता है ना, ये एग्जांपल है तुम्हारा आंसर ए बेंजोडाइजापिन, बीजेडी, बेंजोडाइजापिन। ठीक है, क्या है भाई बेंजोडाइजापिन का कहानी? जैसे तुम अभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेचैन रहते होगे, टेंशन में रहते होगे, अब क्या होगा मेरा, कोरोना पैंडेमिक की वजह से बार बार एग्जाम का डेट शिफ्ट हो रहा है, तो बहुत लोगों में देखते हो कि परेशानी हो जाएगा, बिना मतलब का लोग माहौल बनाना स्टार्ट करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो बेचैनी हुआ कि नहीं हुआ? दिस बेचैनी इज नॉन एज एंजाइटी, नर्वसनेस।
तो बेचैनी और एंजाइटी को दूर करना है तो उस बंदे को पकड़ो, मुंह में जबरदस्ती वैलियम का क्या दे दो, टैबलेट दे दो, वो शांत हो जाएगा। इट मींस व्हाट, ये एंजियोलाइटिक है। एंजियोलाइटिक का मतलब आपके बेचैनी को कम करेगा। तो बेंजोडाइजापिन क्या करता है बोलो, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, जो बेचैनी, या बहुत लोगों को तुम देखते हो कि अचानक झटका मारता है, अटैक आता है सीजर्स का, एपिलेप्टिक अटैक, तो किसके ट्रीटमेंट में यूज होगा ये, सीजर्स के ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो इट इज क्वेश्चन नंबर 61। नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 62। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अगर एक कलर ब्लाइंड वुमेन है, एक कलर ब्लाइंड मैन है, और ये एक नॉर्मल फीमेल से शादी कर लिया, और नॉर्मल फीमेल क्या है, होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस का मतलब इसमें डबल एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, मैन क्या है, कलर ब्लाइंड। आपको पता है कलर ब्लाइंड का जो जीन होता है वो किस पे प्रेजेंट होगा, एक्स क्रोमोसोम पे। तो इसका मतलब मैन कैसा है, XCY, बिकॉज ये कलर ब्लाइंड मैन है। पूछा है इसमें ये क्वेश्चन कि ये बताइए कि जो बेटा है, उनका जो बेटा पैदा होगा, कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग अंधा होगा, कुछ नहीं, या कलर ब्लाइंड होगा, कुछ नहीं, यार सिंपल सा बात है। बेटे को तू देख ले, यहां पे दोनों के बीच में क्रॉस करा दे, XCX फिर XCX, अब इसको कर दे XY फिर इसके साथ XY, ये दोनों बेटा है। दोनों बेटा कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं है, कितना परसेंट आएगा, 0%। चल फटाफट बता दे बच्चा लोग, आंसर इज यस ए, दैट इज 0%। ओके, नेक्स्ट इज वर्ड क्वेश्चन नंबर 63। यस, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन पूछा है कि किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है, उस किडनी के फिल्ट्रेशन का वैल्यू बताइए। जो किडनी में नेट कितना प्रेशर से फिल्ट्रेशन होता है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इन किडनी। तो क्वेश्चन नंबर इज व्हाट इट इज, क्वेश्चन नंबर 63। रिमेंबर, इसका आंसर होगा 10 to 20 mmHg। आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 10, इसलिए आंसर क्या मारोगे, सी। एक्चुअली इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है भाई, तो इट इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको याद रखना, इस इक्वेशन से डाटा निकलता है जिसमें जो जीएचपी वैल्यू, इसका वैल्यू 60 to 70 mmHg लेते हैं हम लोग। जो BCOP है, इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 20 to 30 mmHg, और जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसका हम लोग लेते हैं 10 to 20 mmHg। तो ये एक एवरेज डाटा आता है 10 to 20 mmHg। हम लोग क्या मारेंगे, 10 भी सही है, 15 भी सही है, 20 भी सही है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, 64। क्वेश्चन नंबर 64। कंफ्यूज मत होना भाई, क्वेश्चन नंबर 64 है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। ह्यूमन यूरियोटेलिक होता है, आपको पता है, यूरिया निकलता है, बर्ड्स यूरिकोटेलिक, वाटर को कंजर्व करते हैं, लिजार्ड्स भी यूरिकोटेलिक होते हैं, सही है। वेल अमोनोटेलिक, ये गलत है। वेल जो है मैमल्स की तरह ही होता है कि उसका डिमांड ज्यादा है तो वो पानी को बचाता है। तो वेल और शार्क दोनों यूरियोटेलिक है। आंसर क्या हो जाएगा 64 का, वेल और शार्क दोनों में वाटर का डिमांड ज्यादा है, इसलिए ये लोग कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक, क्योंकि इनका BMR ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज 65। व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल देन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का। क्वेश्चन नंबर 65, ये क्वेश्चन पूछा है कि एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है। तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है जो रिसोर्स होते हैं अनलिमिटेड है। तो भाई रिसोर्स अनलिमिटेड है, तुम इसको ऐसे इमेजिन करो ना, बैक्टीरिया को तुम ढेर सारा चीनी दे दिया, तो बैक्टीरिया के लिए अनलिमिटेड चीनी हो गया, तो अचानक से ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा। तो कैसा ग्रोथ कब मिलेगा, आप लोग पढ़ा होगा कि जब अनलिमिटेड रिसोर्सेस में ग्रोथ होता है तो इस ग्रोथ को हम लोग जे शेप्ड ग्रोथ बोलते हैं। क्यों बोलेंगे, इसलिए कि ये ग्रोथ है और ये टाइम का कर्व है। देखो इतना कम टाइम में यहां तक ग्रो कर गया, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेस ज्यादा था। तो कैसा कर्व मिलेगा हम लोग को, 65 का आंसर इज व्हाट, बी शेप। अगर वही लिमिटेड रिसोर्स रहता है यहां पे, मान लो कि यहां पे लिमिटेड रिसोर्सेस रहता तो ये कर्व ऐसा होता है, इतना से लेके इतना टाइम में इतना ग्रोथ पहुंचा। देख रहे हो ना, तो ये डिफरेंसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। फाइन, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 65। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 66।
गोबर गैस प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? ये सब कोई जानता है, आपको पता है, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो गोबर गैस का प्रोडक्शन कराएगा. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 66 इज व्हाट? मिथेनोजेंस. क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा भाई कि इरिथ्रोपोइसिस में बी स्टिमुलेटेड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि ब्लड का जो फॉर्मेशन है, ब्लड सेल्स का, आरबीसी का फॉर्मेशन कौन स्टिमुलेट करता है? बहुत ही सिंपल कहानी है भाई. अगर बॉडी में कम ऑक्सीजन रहे तो कम ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया. कम ऑक्सीजन किस पे एक्ट करेगा? किडनी पे. किडनी से हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोइटीन. ये एरिथ्रोपोइटीन बोन मैरो पे एक्ट करेगा और किसका प्रोडक्शन बढ़ाता है? आरबीसी का प्रोडक्शन. तो चलिए बता दीजिए फटाफट, आंसर क्या हो जाएगा? यस इट इज ऑप्शन बी. कम ऑक्सीजन पे क्या होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोइसिस. बच्चा लोग यस प्लीज टेल मी, सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सब कुछ सिंपल सा है. मूविंग अहेड टू द बॉटनी क्वेश्चन. ये बॉटनी की क्वेश्चन है. 66 का ये था. 68 की बात करते हैं. एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है. 68. एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ. एपोमिक्सिस के बारे में बात करें, ध्यान से समझना. दो वर्ड यूज होता है, एपोमिक्सिस और एक पार्थेनोकार्पी. यहां पर सीड का फॉर्मेशन होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. यहां पर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. याद रखना, इसलिए मैंने बता दिया. क्वेश्चन है कि एपोमिक्सिस जो है किसमें हेल्प करता है? तो न्यू सीड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड या सी. ठीक है ना. सेकंड ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन देखो, न्यू सीड विद फ्यूजन ऑफ गैमेट. जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या हो जाएगा? न्यू सीड विद फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो फ्रॉम जो एंडोस्पर्म है उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिटिव पोली एम्ब्रियोनी. तो वो नहीं होगा यहां पे. ठीक है, तो इसलिए याद रखना ऑप्शन बी और डी क्या हो जाएगा? एडवेंटिटिव पोली एम्ब्रियोनी. लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या होगा? करेक्ट होगा, जो होगा एपोमिक्सिस. ठीक है, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 69. बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो, आराम से काम तुम्हारा बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 69. इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है? पैरामेशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलियम. नो, पैरामेशियम और प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा है और पेनिसिलियम क्या है? फंगस. ये पता है, पेनिसिलियम इज फंगाई. Lichen is a composite organism formed from the symbiotic association of an algae and protozoan. नहीं, lichen is formed from algae and fungus. ये भी गलत. Third one is yeast is used in making bread and beer is a fungus. Yes, this is correct. Nostoc and Anabaena are examples of protista. No, Nostoc and Anabaena are examples of cyanobacteria, blue green algae. So what is the correct answer? Yeast. ठीक है. तो आंसर, if you talk about 69, आंसर क्या होगा इसका? आंसर is C. Yes. Okay. Next, question number 70. Largest number of neurons is found in brain and it is 100 billion neurons. तो always remember answer इसका क्या होगा? Brain. How much? 100 billion neurons. Question number 71. The adsorption of water by hydrophilic compound like cellulose and pectin root vessel is what? Simple सा question है. देखो, कोलॉइडल सब्सटेंस, जैसे तुमको पता है कोलॉइडल सब्सटेंस के बारे में, अगर हो गया पेक्टिन, प्रोटीन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज. कोलॉइडल सब्सटेंस जैसे अगर पेक्टिन, प्रोटीन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, जब ये लोग वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ना, एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है यार? सरफेस पे पकड़ के रखेगा. जैसे तुम देखते हो कि बरसात के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन, जो एक नॉर्मल दरवाजा होता है, जो नॉर्मल डोर होता है, वो बंद होना, वो लगना बंद हो, जो उसको क्लोज करने में तुमको डिफिकल्टी होता है. साइज ठीक था, जैसे बरसात आएगा उस दरवाजा बंद होना बंद हो जाता. क्यों? क्योंकि उसका साइज बढ़ जाता. क्यों? क्योंकि वो वुड है, दरवाजा एक लकड़ी है, लकड़ी को वुड बोलते हैं. उसमें क्या होगा? ये सब चीज होंगे और ये अपने ऊपर पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बाइबेशन. ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज
इम्बाइबिशन। सो आंसर इज व्हाट 71 बी। ठीक है, क्लियर। ये हमने देखो ये क्या हो रहा है, ये हमारा बायोलॉजी का रिवीजन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हो रहा है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 72, प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रीजेस बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, आपको पता है, लाइंड बाई एंड ऑफन है, कुछ नहीं यार, सिंपल सा बात है, ये एक सेल बना दिया मैंने, जिनके बीच में मिडिल लैमेला, ये भी एक प्लांट सेल बना दिया, इनके बीच में तुम देखोगे एक ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। दिस ओपनिंग इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। और ये आप जो देख रहे हो जो क्रॉस किया हुआ है, इसको अपन बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। ये एक प्लांट सेल है, ये भी एक प्लांट सेल है। ये डेस्मोटिब्यूल कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो तुम प्लाज्मोडेस्माटा देखो, उसको चारों तरफ कौन प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 72 बी। 73, एक क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन सपोर्ट्स डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसमें से कौन सा फेनोमेनन जो है डार्विन को सपोर्ट करता है नेचुरल सिलेक्शन में, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में? सिंपल सा बात है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नो, यहां पे तो जीन डाल के तुम डेवलप करा, यहां पे एडेप्टेशन करवाए कहां, नेचुरल सिलेक्शन कराए कहां? यहां पे हमने ऑर्गेनिज्म में जीन पुट किया और डेवलपमेंट हो गया, ये नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ डॉली द सीप बाय क्लोनिंग, नो, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ जीनेटिक मैनिपुलेशन। Fourth one is development of organs from stem cells for organ transplantation. It is again a type of genetic manipulation. And the third option is prevalence of pesticide resistant insect. सोचो, कल तक कोई इंसेक्ट मर जा रहा था, कोई एक नॉर्मल सा कल तक मॉस्किटो डीडीटी से मर जा रहा था, अब वो मॉस्किटो डीडीटी से नहीं मर रहा। क्यों? क्योंकि वो मॉस्किटो अपने अंदर उस पेस्टिसाइड के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया, जीन को मैनिपुलेट करके। वो क्यों मैनिपुलेट किया? सरवाइव करने के लिए किया ना, वो सरवाइव करने के लिए मैनिपुलेट किया। उसको तुम मैनिपुलेट नहीं किया, वो इंसेक्ट खुद से अपना जीन मैनिपुलेट किया। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना जीन खुद से मैनिपुलेट करता है सर्वाइवल के लिए, इसी को अपन बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन अगर तुम देखोगे ऑप्शन 1, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इसमें हम लोग आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किए, तो ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। सो व्हाट इज देयर? इसमें हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 73 में, 73 में आंसर इज सी। 74, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन। भाई थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? एक्स सिटू कंजर्वेशन। नेशनल पार्क क्या होता है? इन सिटू कंजर्वेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दो? दे अलाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ जंप प्लांट्स। ऑब्वियस सा बात है। सो 74 आंसर इज व्हाट? बी। सिंपल सा वही क्वेश्चन रिपीट करा हुआ। हालांकि देखो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इज वेरी गुड, really excellent question. NTA has asked very important and excellent question. ये एक ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि इस क्वेश्चन में पूरे बायो का रिवीजन हो गया। मतलब टोटल 38 चैप्टर्स का रिवीजन हमने 1.5 आवर में देख लिया। समझ रहे हो ये कितना बड़ा बात है? तो ये आपके लिए फ्रूटफुल भी होगा, ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, hemocoel is found in, भाई hemocoel is a cavity present in where? Phylum Arthropoda, like cockroach and scorpion। और तो पता है hemocoel is filled with hemolymph, और उसके ऊपर में क्या होता है? डॉर्सल हट होगा, ठीक है? सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 75 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 75 आंसर इज कॉकरोच एंड स्कॉर्पियन, दैट इज ऑप्शन सी। और आपको पता है कि जो हीमोसिल होता है, हीमोसिल में क्या प्रेजेंट होगा? देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ हीमोलिम्फ, ठीक है? इट इज क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 पूछ रहा है कि अगर कॉर्पस लुटियम जो है डिसइंटीग्रेट कर गया, होता भी है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगा तो कॉर्पस लुटियम डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, तो कॉर्पस लुटियम के डिसइंटीग्रेशन से क्या होगा? तो आपको पता है कॉर्पस लुटियम ही किसका रिलीज कराता है? प्रोजेस्टेरोन का। तो जब कॉर्पस लुटियम कम हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन नहीं निकल पाएगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम हो तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज द आंसर? विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम डिक्रीज इन द सीक्रेशन, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। आंसर इज 76 इज व्हाट? बी। क्वेश्चन नंबर 77, फाइंड आउट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। मैं तेरे को पहले ही बता दे रहा हूं, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम जो होता है इसको अपन याद करते हैं पीडेन से।
P means productivity, D means decomposition, E means energy flow, N means nutrient cycling. इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं है भाई? स्ट्रैटिफिकेशन. सो स्ट्रैटिफिकेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी. द आंसर इज डी. ठीक है. नेक्स्ट 78. डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग. क्लोनिंग को हमेशा क्या बोलते हैं? क्लोनिंग वेक्टर तो नाम ही है उसका ना. तो व्हाट इट इज नोन एज? इट इज नोन एज क्लोनिंग वेक्टर. ठीक है. नेक्स्ट, इन द टिश्यू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. टिश्यू में आपको पता है कि टिश्यू के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है. तो जो हाई कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू में होता है वो क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में बात कर रहा हूं. होता क्या है कि टिश्यू से CO2 जो है ब्लड में आएगा. ब्लड में आने के बाद वो आरबीसी के अंदर में इंटर करेगा और वहां पे इंटर करने के बाद ये CO2 जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कार्बोनिक एसिड. ये कार्बोनिक एसिड जो है किसमें टूटेगा? बाइकार्बोनेट में और प्रोटॉन्स में. ये बाइकार्बोनेट जो है हीमोग्लोबिन से आके, जो प्रोटॉन है हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा और जैसे ही इससे बाइंड करेगा इस हीमोग्लोबिन से क्या रिलीज हो जाएगा? ऑक्सीजन. इसका मतलब तुम क्या देखा? CO2 बढ़ा तो प्रोटॉन बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा तो हीमोग्लोबिन से अटैच हुआ. जितना ये अटैच होगा उतना ऑक्सीजन रिलीज होगा. इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं बोर्स इफेक्ट. सो 79 करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? इट इज सी, डिक्रीजेस. जैसे ही तुम देखो क्या हो रहा है यहां पे, प्रोटॉन बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो रहा है. तो ऑप्शन के आंसर का करेक्ट आंसर क्या होगा? डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन बट इंक्रीजेस इट्स एफिनिटी टू हाइड्रोजन. ठीक है. तो इसका द करेक्ट आंसर इज 79 सी. ओके, 79 का सी. बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया ना. अब बस ज्यादा क्वेश्चन ही 5 से 10 क्वेश्चन और बचे हमारे. फटाफट उसको कंप्लीट करते हैं अपन. 80 क्वेश्चन. इन C4 पाथवे क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ सेम टाइप. गलत है ये. C4 प्लांट, आपको पता है कि C4 प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसका डाइमॉर्फ. C4 प्लांट जो होते हैं उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं. मेसोफिल सेल्स होता है और दूसरा हमारा कौन सा होता है? बंडल सेल सेल्स. दोनों का क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट होता है. आपके मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रेन्युलर होता है और जो आपका जो बंडल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है वो ए ग्रेन्युलर. तो क्लोरोप्लास्ट उस समय कभी हो नहीं सकता. सेकंड इज क्रेंज एनाटॉमी अकर्स वेयर मेसोफिल सेल्स have large chloroplast whereas bundle cells have granular chloroplast. No, this is a bad thing. देखो, क्रांज एनाटॉमी मेसोफिल सेल्स के लिए डिफाइंड नहीं है. क्रांज एनाटॉमी का मतलब होता है कि बंडल सेल्स, तुम नाम सुन रहे हो ना, बंडल सिथ, यानी कि बंडल के बाहर में सिथ बना रहा है. किस कौन से बंडल? वैस्कुलर बंडल. ये जो बंडल सिथ सेल है, ये बंडल सिथ सेल जो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ अरेंज है ना, इसी बंडल सिथ सेल के वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? क्रांज एनाटॉमी. ये भी गलत है. Third is what? Cranch anatomy occurs where mesophyll have small chloroplast, whereas bundle sheath have larger A granular chloroplast. तो एक बात तो इस ऑप्शन थर्ड में समझ में आ रहा है कि मेसोफिल में स्मॉल क्लोरोप्लास्ट बोला, ठीक है. बंडल सेल्स में लार्ज ए ग्रेनुलर. हम बताए थे ना, बंडल सेल्स में ए ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट होता है. मींस व्हाट? कि वहां पे ग्रैनम नहीं होगा, थाइलाकोइड होगा लेकिन ग्रैनम नहीं होगा. फोर्थ ऑप्शन क्रांच एनाटॉमी और मेसोफिल्स आर डिफ्यूज. तो ऐसी वेग ऑप्शन है. तो थर्ड करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि बंडल सेल्स में ए ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट होता है. सो 80 आंसर सी. ओके. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 81. क्लोरोफिल इज, ऑब्वियस बात है, क्लोरोफिल इज मेड अप ऑफ कैरोटेनॉइड्स. क्लोरोफिल जो है क्वेश्चन नंबर जो 81 है, क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन बोथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड वाटर, नन ऑफ द अबव. भाई याद रखो, क्लोरोफिल इज मेड अप ऑफ टेट्रापाइरोल रिंग एंड फाइटोल टेल, और ये दोनों क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है. सो इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. सो रिमेंबर 81, क्लोरोफिल में होता है टेट्रापाइरोल हेड और इसमें होगा फाइटोल टेल. दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है. दैट इज वाई दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. सो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 82. क्वेश्चन नंबर 82. कट पीस ऑफ ब्रायोफिल्म लीफ व्हेन पुट इनटू वेट सॉइल प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट. दिस फेनोमेनन इज नोन एज. कुछ नहीं यार, ये किसमें हो क्या रहा है?
प्लांट के पार्ट को जब तुम रिमूव करोगे और उसको सॉइल में रख के जब ग्रो करना स्टार्ट कर दिया बिना फर्टिलाइजेशन का, इसी को तो अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो आंसर 82 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। सो इट विल बी बी। ठीक है। नेक्स्ट, इनोमिनेट इज व्हाट? इनोमिनेट इज इनोमिनेट के बारे में अगर बात करोगे तो व्हाट इज इनोमिनेट? तो इनोमिनेट इज अ टाइप ऑफ बोन, प्यूबिस बोन। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर जो 83 है, आपको पता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में, जहां पे 3 बोन फ्यूज करता है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। इन तीनों के फ्यूजन को हम प्यूबिस सिम्फाइसिस भी बोलते हैं, या कभी कभी इट इज ऑल्सो नोन एज इनोमिनेट। हमारे बॉडी में एक इनोमिनेट आर्टरी या ब्लड वेसल भी होता है, लेकिन यहां पे हमारा आर्टरी या ब्लड वेसल के बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछा है बोन के बारे में, स्केलेटन के बारे में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 83 का? 83 आंसर विल बी डी। सो व्हाट, आप कौन सा आंसर को स्ट्राइक करोगे? डी को स्ट्राइक करोगे। ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स वेयर सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स। देखो, सेकेंडरी प्राइमरी सक्सेशन में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन है जिसमें जिस जगह पे वो स्टार्ट होगा वहां पे पहले कभी लाइफ फॉर्म था ही नहीं। जहां पर पहले कभी कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं किया उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और जहां पे पहले लाइफ फॉर्म था लेकिन वहां पे जंगल में आग लग गया, फ्लड से डिस्ट्रॉय हो गया, सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से सारा लाइफ खत्म हो गया और दोबारा लाइफ स्टार्ट होगा, दैट इज नॉन एज सेकेंडरी सक्सेशन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल आप बताइए। तो पहला देखो, एबंडेंट फार्मलैंड्स, न्यूली कूल्ड लावा, नया नया लावा आया, एंड बेयर रॉक, एकदम नंगा रॉक मींस व्हाट? जहां पे कभी कुछ हुआ ही नहीं, ये क्या है? प्राइमरी सक्सेशन है। थर्ड इज बेयर रॉक, मींस फिर से वही बात, एकदम फ्रेश रॉक है जहां पे कभी कुछ हुआ नहीं, वो नंगा रॉक। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, नया पॉन्ड बना, यानी कि फिर से वहां पे कुछ नहीं था पहले, तो नया है। सेकंड देखो, बर्न्ड और कट फॉरेस्ट, आपने जंगल को जला दिया तो वो जंगल है यानी कि पेड़ है, पेड़ है तो ऑर्गेनिज्म, यानी कि पहले वहां पे लाइफ था ना, आपने उसको डिस्ट्रॉय किया, फिर जब वहां पे दोबारा लाइफ होगा तो इट इज नोन एज व्हाट? सेकेंडरी सक्सेशन। सो 84 आंसर इज व्हाट? आंसर इज बी। 85 नेगेटिव ओपेरॉन, आपने पढ़ा होगा लैक ओपेरॉन के बारे में। लैक ओपेरॉन इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव ओपेरॉन। ऑप्शन दे रखा है इसमें, आपने पढ़ा होगा लैक ओपेरॉन में कि जब सबस्ट्रेट आसपास, अगर आप लैक ओपेरॉन को ड्रॉ करोगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे रिप्रेजेंट होता है ना, यहां पे आई जीन है, यहां पे प्रोमोटर जीन, यहां पे ऑपरेटर जीन, यहां पे स्ट्रक्चरल जीन। जब यहां पे बता दो खुद भाई सबस्ट्रेट एब्सेंट होता है तो सबस्ट्रेट के एब्सेंट होने पे ये जो इंड्यूसर है, ये जो इंड्यूसर है किससे बाइंड करेगा? इट बाइंड्स विथ रिप्रेसर। कब? जब सबस्ट्रेट एब्सेंट है। तो जब कुछ नहीं है तब तो शांत बैठा हुआ है ना, नेगेटिवली कोई काम, उसके काम को रोका जा रहा है। समझ रहे हो? तो इस टाइप के ओपेरॉन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। लेकिन जैसे सबस्ट्रेट आएगा, ये रिप्रेसर से बाइंड करेगा, ये रास्ता खुलेगा, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनेगा जो यहां पे स्ट्रक्चर जिनके पास जाके एंजाइम बनाएगा, एंड दिस एंजाइम विल एक्ट ऑन सबस्ट्रेट। सो लैक ओपेरॉन इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव ओपेरॉन। ठीक है, वेरी गुड। इसी में एक चीज और याद रख लेना, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो होता है ये पॉजिटिव ओपेरॉन होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। करेक्ट मैच आपको बताना है। मॉर्फिन इज डिराइव फ्रॉम लैटेक्स ऑफ पैपावर सोमनिफेरम, डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी एंड इज वेरी इफेक्टिव स्टूडेंट। नो। ठीक है, मॉर्फिन इज डिराइव फ्रॉम ओपियम। मॉर्फिन जो है, क्वेश्चन नंबर 86, मॉर्फिन जो है बच्चा ये ओपियम से डिराइव्ड है, और ये किसकी तरह एक्ट करता है? थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैंने, एनाल्जेसिक या पेन किलर की तरह। ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी, कोकीन। कोकीन इज डिराइव फ्रॉम इरिथ्रोजाइलम कोका, सही है। हाई लेवल्स डोंट कॉज हैलुसिनेशन, ऐसा नहीं है। कोकीन का जब कोक का जब ओवरडोज लेते हो ना तो हैलुसिनेशन होता है। हैलुसिनेशन का मतलब तुमको लगेगा तुम हवा में उड़ रहे हो, एकदम आज तुम चैंपियन बन गए, मतलब अजीब अजीब टाइप का परसेप्शन आता है, तुमको लगता है कुछ ना कुछ सुनाई दे रही है, इसको हैलुसिनेशन बोलते हैं। समझ में आया? बैठे बैठे तुमको लगेगा कुछ हो रहा है, कहीं से
कुछ आसमान में तारा दिखना स्टार्ट होगा, दिस इज नॉन एज हैलुसिनेशन। ये कब होता है? जब हम लोग एक्सेसिवली कोकीन लेते हैं। यहां पे लिखा है कि हैलुसिनेशन नहीं होता, बल्कि हैलुसिनेशन होता है। थर्ड इज हेरोइन। थोड़ी देर पहले बताया था ना, हेरोइन कैसे बनता है? जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करोगे तब बनेगा। और बिकॉज हेरोइन किस ग्रुप का ड्रग है? ओपिएट ग्रुप का। ओपिएट ग्रुप का ड्रग क्या करते हैं? पेन को रिड्यूस करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज यूज्ड टू रिड्यूस पेन। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ को भी देखते हैं। बार्बिटूरेट्स डेरिवेटिव ऑफ ओपियम, यहीं पे गलत हो गया। बार्बिटूरेट जो है डेरिवेटिव बार्बिटूरिक एसिड का होता है, जो स्लीपिंग में हेल्प करता है। इसको इसलिए कभी जिस आदमी को नींद नहीं आता है वो आदमी अपने दवाई में क्या लेता है? बार्बिटूरेट्स को लेता है दवा में, जिसको बोलते हैं बार्बिटूरिक एसिड। इसलिए हम लोग बार्बिटूरेट्स को कभी कभी स्लीपिंग पिल भी बोलते हैं। तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। सो रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 86, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 87, Which of the following represents a palindromic sequence? भाई सिंपल सा बात है, देख लो। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसका दोनों साइड से पढ़ोगे तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो देखो इधर से तुम देखोगे, ऑप्शन ए को देखोगे अगर, तो 5 से 3 की तरफ क्या है? GAATTC। अगर तुम देखोगे दूसरे साइड से तो क्या आएगा? GAATTC। तो ऑब्वियस सा बात है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में दो सीक्वेंस जो 5 से 3 जाओ या 3 से 5 आओ, दोनों डायरेक्शन में रीडिंग क्या होता है? सेम होता है। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज, इसका जो आंसर अगर तुम देखोगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का आंसर आएगा तुम्हारा ए। ठीक है, गेट सी। 88, विंग्स ऑफ बैट, लोकस्ट एंड पिजन, इन तीनों के विंग्स को हम लोग क्या करते हैं? तीनों का विंग्स जो है उड़ने में हेल्प करता है। तो ऑब्वियस सा बात है भाई, कॉमन सेंस से बता दे, फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है, क्या हो जाएगा? एनालोगस ऑर्गन। तो 88 इज व्हाट? डी। क्यों? फंक्शन सेम, ऑरिजिन डिफरेंट। 89, डिफरेंशिएशन ऑफ सूट इज कंट्रोल्ड बाय, इस कहानी को याद रखने के लिए याद रखना, LCR। एल मीन्स जब लो साइटोकाइनिन है तो रूट ग्रोथ होता है, और जब लो साइटोकाइनिन रहेगा तो हाई क्या? ऑक्सिन। इसको याद रखना बस, LCR। लो साइटोकाइनिन, ये दोनों हमेशा याद रखना, जब एक हाई रहेगा तो दूसरा लो हमेशा रहता है। साइटोकाइनिन जब लो, तो जब साइटोकाइनिन लो रहेगा तो ऑक्सिन हाई रहता है। ये किससे ग्रोथ को प्रमोट करेगा? ये प्रमोट करता है रूट के ग्रोथ को। तो अब अगर सूट का ग्रोथ प्रमोट करना तो उल्टा कर दो, हाई साइटोकाइनिन एंड लो ऑक्सिन। ऑप्शन देख ले, हाई साइटोकाइनिन एंड लो ऑक्सिन का रेशियो किसको प्रमोट करेगा? सूट के ग्रोथ को। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 89? इट इज सी। And the last question is what? The method of sterilization. Method of sterilization. ठीक है, लिप्स लूप। स्टरलाइजेशन का मतलब नसबंदी, परमानेंट नसबंदी हो गया। आप साफ साफ देख लो, लिपिस लूप टेम्पोररी है, IUD भी टेम्पोररी है, इम्प्लांट्स भी टेम्पोररी है। स्टरलाइजेशन का मतलब परमानेंट। ट्यूबेक्टमी परमानेंट है ना, परमानेंट। तो 90 में क्या होगा? 90 में आंसर इज डी एंड दिस इज ट्यूबेक्टमी। 90 में आंसर इज डी, ट्यूबेक्टमी, इन विच व्हाट हैपेंस? फैलोपियन ट्यूब कट एंड टाइट। जैसे मान लो कि फीमेल्स है, ये फीमेल का फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है जहां से ओवम निकलता है। हम लोग क्या करेंगे? इसको बीच से फीमेल को कट कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब को। और जैसे ही फैलोपियन ट्यूब को कट करोगे, इसको कट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको बांध देंगे, यहाँ पे इसको बांध देंगे। ओवम तो रिलीज होगा, लेकिन ओवम रिलीज होने के बाद भी अंदर जा नहीं पाएगा, यूट्रस में आ नहीं पाएगा कि फर्टिलाइजेशन होगा। सो दिस इज नॉन एज ट्यूबेक्टमी। सो बच्चा लोग, आई हैव फाइनली डिस्कस्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ओके ऑफ नीट अभ्यास टू 1.5 आवर में हमने सारे चीजों को डिस्कस कर लिया। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास। प्लीज गिव मी योर रिव्यूज। मैंने चीजों को बहुत तोड़ तोड़ के बताया, और बेटा ये कंप्लीट पैकेज है, आपने अपने 1.5 आवर में पूरे बायो को रिवाइज कर लिया। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फिर अपन नेक्स्ट सेट के साथ आएंगे, डिस्कशन करेंगे। टेक केयर ना।